नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो इक्वेशंस के ऊपर है। अब अगर रही बात इस चैप्टर की कि इक्वेशंस अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इसकी इंपॉर्टेंस आप दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहला तो है कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट भी देखने को मिलते हैं कि डायरेक्टली इक्वेशंस के ऊपर हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उस इंग्लिश की स्टेटमेंट को आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा एंड फिर सॉल्व करना होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, पर ये इक्वेशन के चैप्टर का इस्तेमाल और बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब तक आपको इक्वेशंस बनाना नहीं आता, इंग्लिश वाली चीज को आपको मैथ्स में लिखना नहीं आता, आपसे क्वेश्चन बनाने में काफी दिक्कत आएगी। कई बार बच्चे ना मैथ से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उनका इक्वेशन बनाने का तरीका ही उनको सही ढंग से नहीं आया होता। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से डील करता हूं मैं टॉपिक को, ताकि सो दैट बच्चों को कोई परेशानी ना हो। दे मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और अगर इनडायरेक्टली कहीं पे इसको अप्लाई करने का इस्तेमाल मतलब जरूरत पड़े तो वो भी उनको करना आए। सो दैट इज वाई हम आज के सेशन में इन्हीं इक्वेशंस को बनाना यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है आपको आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं मेरे बारे में। मेरा नाम ऋषभ है एंड मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है, यूपीएससी वाला सी सेट। तो आप उस बुक को भी गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेरों प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आपको अन्य चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब रही बात आज के तरीके की, कैसे आज हम सेशन को अप्रोच करेंगे, तो जैसा आप सब जानते ही होंगे कि आज का सेशन आपका 5 पार्ट्स में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रखना है, कंसेप्ट हम समझेंगे, एक्टिव लर्निंग के थ्रू हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके अलावा जो आपको नोट्स होंगे ना, मैं वो अपने नोट्स जो होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको जो नोट्स होंगे वो यहाँ पे शेयर करूंगा। आज के सेशन के नोट्स का फायदा क्या होता है, आगे जाके जब आपको रिवीजन करनी होती है तो उसी एक जगह के ऊपर आपके नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व तरह से आपको मिल जाते हैं। तो इनको आपने जरूर देखना है। उसके अलावा आपको अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है एंड लास्ट में जो कंपोनेंट है फील द हीट का, इसका मतलब ये है कि आपको अपने एंड पे मॉक टेस्ट भी जरूर देने होंगे लास्ट में, आफ्टर द सिलेबस इज कंप्लीट, सो दैट आपको यहाँ पे 2 घंटे के अंदर आपको कैसे सी सेट का पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत ना आए। राइट, तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। एंड रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो ये आपके सामने टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे खुद को नोट्स के रेफर कर सकते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आखिरी चीज़ कि हमारी टीम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज रन करती हैं। जैसे 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है हमारे पास प्रहार एंड टाइटन। सिमिलरली जो बच्चे 2 साल के हमारे फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं उनके लिए हमारी टीम संकल्प एंड पिनिकल बैच ऑफर करती है। सिमिलरली जो 3 साल का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रारंभ बैच भी है, जहाँ पर ग्रेजुएशन वाले बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को साथ में बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है इस इक्वेशन के चैप्टर के अंदर। देखो, आज के चैप्टर के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले तो हम बेसिक्स समझेंगे। इक्वेशन क्या होती हैं, क्या हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक बार वो डिस्कस किया, उसके बाद ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर मनी एंड क्वाइन का लिंकेज हमें देखने को मिलता है। तो पैसों के संबंधी, क्वाइंस के संबंधी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको डील करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, दैट विल बी योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम आएंगे मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कि कितने मार्क्स चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत किए या x क्वेश्चन गलत किए, y क्वेश्चन सही किए, कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, सो विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। इसके बाद हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर्स का सम प्रोडक्ट के बराबर आए, इसकी क्वेश्चंस कैसे बनेगी। या फिर एक क्वेश्चन आते हैं कि सम या प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमम करना होता है। ये वाले क्वेश्चंस इससे कैसे डिफरेंट हैं वो भी हम समझेंगे। काफ़ी बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, पर हमने 2 कैटेगरीज बना ली हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। एंड आखिरी जो हमारा आज का पड़ाव होगा वो मिसलेनियस के रिगार्डिंग होगा। लास्ट स्टेप में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। दीज आर 6 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो एक एक करके बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आ चुका है, पहला पड़ाव है हमारा बेसिक्स का। समझते हैं कुछ बातें। देखो, आप लोगों ने हो सकता है एक टर्म सुनी हो,
पॉलिनोमियल। देखो ये जो वर्ड है ना पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और जब मैंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया पॉलिनोमियल, इसका मतलब है उसमें देयर आर मैनी टर्म्स। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसे नंबर लिख दिया 6 प्लस, मतलब ऐसे एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5x² प्लस 7x³। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। मैनी टर्म्स, उसको पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मोनोमियल की, तो मोनो क्या मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। तो यहाँ पे अगर एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक टर्म है 7x, तो ये अपने आप में मोनोमियल हुआ क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। अगर ऐसे दोस्तों मैं बात करूँ बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल में क्या होगा? बाइनोमियल में आपकी, बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाइनोमियल में आपकी केवल दो टर्म्स होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल 6 प्लस 8x² या 8x, इस तरह से। दिस इज अ बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक टर्म है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स है, और पॉलिनोमियल मतलब काफी सारी टर्म्स है। ठीक है सर। इसके अलावा एक जो बात पता होनी चाहिए वो हमें होती है डिग्री के बारे में, कि आखिर डिग्री क्या होती है। देखो लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 6 प्लस 8x प्लस 5x²। अब देखना यहां पे ना, आप इनकी पावर देखो, आप देखो x की पावर कितनी है। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं ना 6 की, तो यहां तो x वाली टर्म कोई है ही नहीं, जो वेरिएबल वाली, तो यहां आप ऐसा कह सकते हो द पावर इज 0। और यहां जब 8x की हम बात कर रहे हैं, यहां पर इसकी पावर है 1। ठीक है, और यहां पर जो मैं 5x² की बात कर रहा हूं, इसकी पावर है 2। तो एक्चुअल में ना हाईएस्ट पावर कितनी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर? आप बोलोगे हाईएस्ट पावर तो सर ये है 2, तो एक्चुअल में इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 आ जाएगी। सिंपली कहने का मतलब, अगर आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन दैट पर्टिकुलर यहाँ पे इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार सुना होगा दैट देयर इज अ लीनियर इक्वेशन। जब हम बात करते हैं ना लीनियर, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है जिसकी डिग्री आपको 1 देखने को मिलती है। जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 6 प्लस 8x, यहां पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1। इसके अलावा तो नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। आपने हो सकता है सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, राइट? जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेट्स से अगर मैं बात करूं ऐसे कुछ टर्म है 5x² प्लस 3x प्लस 8, ये ऐसे एक इक्वेशन आई। अब देखो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री? हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकियों में तो पावर मैक्सिमम 1 है, इधर 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती है मतलब आपकी डिग्री 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखो यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो लीनियर इक्वेशन बेस्ड आते हैं, तो आज का हमारा क्लास का फोकस मोस्टली लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही रहेगा। थोड़े बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हम जो करेंगे वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी यहीं से ज्यादातर हमें सवाल पूछता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट हालांकि कुछ बेसिक फॉर्मूले जरूर हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये फॉर्मूलाज पता भी है। जैसे बताना अगर आपको कोई नहीं पता, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बार इसके बारे में बोला था, अगर आपको याद हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। उसी तरह से a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो बहुत ही बेसिक फॉर्मुलेज है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। आप लोग 5th क्लास या 6th क्लास से ये बार बार पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना? तो a² माइनस b² आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ca। ये एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इसको ना कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग a³ प्लस b³, और ये वाला जो है ना यहाँ पे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 3ab आप बाहर ले आए, अंदर बचा आपका a प्लस बी। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसको आप खोलोगे ना तो ये 3a² b प्लस 3ab² ही बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा? a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो a³ माइनस b³, ठीक है ना? और आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा सर प्लस, या प्लस बनेगा माइनस बनेगा? आंसर इज माइनस बनेगा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा फिर? माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको आप जैसे ओपन करोगे ना, ये बनेगा माइनस 3a² b
प्लस 3ab², तो यही इक्वलेंट इसके बन जाएगा। सिमिलरली a³ प्लस b³ की बात करें तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², और a³ माइनस b³ बनेगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये सारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको थोड़े पता होने चाहिए। खासकर देखो ये पहले 3 तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, ये तो इतनी बार अप्लाई हो चुके होते हैं, पास्ट में आपने कर रखे होते हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, चलो ये बेसिक्स तो हमें क्लियर हो गए कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी तो हमें समझ आ चुकी है। अब आते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ पे हम चल लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आएंगे हम मनी एंड कॉइन्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब इनको समझेंगे कि मनी एंड कॉइन्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बिल्कुल बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मान लो लेट्स से आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, मतलब यू हैव सम ₹1 कॉइन्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हैं आपके पास। अब मैं लेट्स से आपको बोलता हूं कि आपके पास ऐसे 5 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके पास मान लो 5, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन सिक्कों की कितनी वैल्यू है? आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 सिक्के हैं आपके पास, हर सिक्के की 1-1 रुपया कीमत है, तो मेरे पास 5 रुपए हैं। अगर 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास वैल्यू है 5 रुपए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास, मैं बोलता हूं आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, यू हैव सम ₹5 कॉइन्स, एक नहीं कई सिक्के हैं। मान लो मैंने बोल दिया लेट्स से यू हैव नंबर ऑफ कॉइन्स जो है आपके पास 5 रुपए वाले, लेट्स से वो 10 है। अब कितनी वैल्यू है आपके पास? आप बोलोगे सर 10 सिक्के हैं मेरे पास, हर सिक्के की कीमत 5 रुपए है, तो मेरे पास 50 रुपए है। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स पता है और हर एक कॉइन की कीमत पता है, तो आप वैल्यू ऑफ द मनी बड़े आराम से निकाल सकते हो। वो कुछ नहीं होता, इट इज सिंपली नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वैल्यू ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी दैट यू हैव, राइट। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लेते हैं आपके पास, लेट्स से मैंने आपको बोला लेट्स से आपके पास 50 पैसा कॉइन्स हैं, कुछ 50 पैसे वाले सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? मैंने बोल दिया x सिक्के हैं, ठीक है। लेट्स से नंबर ऑफ 50 पैसा सिक्के या नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज x। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी दैट यू हैव? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, नंबर ऑफ कॉइन्स तो x है, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। अब देखो 50 पैसा मतलब आधा रुपया, 0.5 आप इसको कह सकते हो। तो ये वैल्यू आपके सामने निकल आएगी x इंटू 0.50। 0.50 क्या था? एक सिक्के की कीमत, x क्या है? नंबर ऑफ सिक्के, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स पता है आपको और साथ ही साथ एक कॉइन की कीमत पता है, तो टोटल कॉइन की कीमत आपको पता लग जाएगी। सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ 1 कॉइन के साथ। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अब ये देखो, डरना नहीं है, एक तो बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। प्लीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बार समझ आ जाएंगे क्वेश्चन कैसे बनाई जाती हैं, फिर आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आएगी ऐसे क्वेश्चंस करने के अंदर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ कह रहा है अ पर्सन हैज ओनली ₹1 कॉइन एंड ₹2 कॉइन। एक इंसान के पास केवल और केवल 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज इज 50 एंड अमाउंट ऑफ मनी विद हिम इज ₹75। अब देखो ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है, कुछ सिक्के उसके पास 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं। जब उसने सिक्कों को ऐड किया ना, तो सिक्कों के टोटल सिक्के हैं 50, पर सिक्कों की कीमत कितनी है? 75 रुपए। अब देखो एक सेकंड के लिए मान लो मेरे पास ₹1 कॉइन है x और ₹2 कॉइन है मेरे पास लेट्स से y, ठीक है। अब देखो क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स के रिगार्डिंग? हाँ सर, ये देखो ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। प्लीज अभी ना सिर्फ इधर फोकस रखना, जो मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ इस पे फोकस रखना। ध्यान से एक बार समझ लो कैसे इक्वेशन बनती है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इक्वेशन बनाना कि कैसे बनती है। देखो फोकस सिर्फ वहीं पे जहां मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो इधर देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ही हैज इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 50 है। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे? सर 1 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? x प्लस वाई, है ना। टोटल सिक्के इतने ही तो हैं उसके पास। वो कह रहा है इतने कितने हैं? 50 सिक्के हैं ऐसे। तो भाई मेरी पहली इक्वेशन यहां पे क्या बन के आई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये क्या है?
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, x प्लस वाई इज टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज का मतलब 50। तो ये जो लाइन थी ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे आओ, फिर आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज विद हिम इज ₹75। अब देखो दूसरा इक्वेशन बननी है अमाउंट के बारे में, कितना पैसा है उसके पास। मुझे एक चीज बताओ, अगर उसके पास x सिक्के हैं एक एक रुपए के, तो कितनी अमाउंट हुई? अभी तो हम डिस्कस करके आए, नंबर ऑफ कॉइन है x, हर सिक्के की कीमत ₹1, तो ₹1 वाले सिक्कों की अमाउंट क्या हुई? x इंटू 1। और इसी तरह से उसके पास ₹2 के सिक्के भी हैं, कितने सिक्के हैं? y सिक्के हैं, y सिक्के हैं, y नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, हर सिक्के की कीमत है ₹2। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट ही हैज, है ना। और इसकी वैल्यू किसके है? इज 75, इसका मतलब इक्वल टू इज 75। ये भाई मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको आप ठीक कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75, ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, तो अब क्या करना है, आप पहली में से वैल्यू पुट करो, दूसरे में डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी यहाँ पे क्या निकली, x इक्वल टू 50 माइनस वाई, तो आप एक काम करो ना, ये 50 माइनस वाई इधर डाल दो, डाल देते हैं। x जैसे ही आप डालोगे इधर 50 माइनस वाई, तो ये क्या बनेगा, 50 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 75, तो ये क्या बना, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 25। y की वैल्यू 25 निकल के आई, और जैसे ही आप इसमें डालोगे y की वैल्यू 25, तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 25, वो भी 25। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 25 एंड 25। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, साफ साफ मैंने बहुत सिंपल से बताया, नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे आते हैं फिर। अब देखो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, कुछ क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू होंगे आज के सेशन के अंदर, कुछ मैंने फर्दर ऐड ऑन किया है। डरना बिल्कुल नहीं है, जो कहा जा रहा है वही करना है, अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। एक है गोल्ड के सिक्के और दूसरे कौन से हैं, नॉन गोल्ड सिक्के। ठीक है, अब वो क्या लिख रहा है, हर 3 नॉन गोल्ड कॉइन के ऊपर आपको एक गोल्ड कॉइन देखने को मिलता है। मतलब अगर गोल्ड कॉइन x है ना आपके पास, तो नॉन गोल्ड कॉइन कितने होंगे, आंसर इज 3x। वो देखो ना, वो कह रहा है देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड। अगर नॉन गोल्ड 3 है तो गोल्ड आपके पास 1 है, एक गोल्ड के सामने 3 नॉन गोल्ड कॉइन है, तो गोल्ड अगर x है तो नॉन गोल्ड कितने हुए, 3x। अच्छा ठीक है, फिर देखो आगे क्या कह रहा है, 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड। अब देखो पहले गोल्ड कॉइन कितने थे, x, अब कितने हो जाएंगे, अब गोल्ड कॉइन कितने हो जाएंगे, देखो पहले x थे, अब उसमें क्या कर दिया, 10 और जोड़ दिए गए, तो अब गोल्ड कॉइन कितने हो जाएंगे, x प्लस 10। ठीक है, तो अब गोल्ड कॉइन हो चुके हैं x प्लस 10, एंड देन द रेशियो ऑफ गोल्ड टू नॉन गोल्ड कॉइन वुड बी 1/2। अब गोल्ड कॉइन कितने हैं, x प्लस 10। व्हाट इज नॉन गोल्ड कॉइन, नॉन गोल्ड कॉइन तो 3x ही है, क्योंकि नॉन गोल्ड थोड़ी ऐड किए, उसकी रेशियो वो कह रहा है 1/2 है। तो क्या यहां से आप x नहीं निकाल पाओगे, हाँ निकाल लेंगे। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब देखो ध्यान से समझना, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, प्लीज इधर क्वेश्चन, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक होती है बच्चों से, मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ना, बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे आंसर तक पहुंच जाते हैं, आखिरी स्टेप मिस कर जाते हैं। यहां पर भी कई बच्चों ने गलती करी होगी, क्या गलती करी होगी, देखो वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ, ये जो वर्ड है ना नाउ, अब कितने हो चुके होंगे। देखो अब क्या क्या होगा सर, अब मेरे पास कुछ गोल्ड कॉइन होंगे, कुछ नॉन गोल्ड होंगे, है ना। आप मुझे बताओ कि आज के समय गोल्ड कॉइन कितने हैं। अगर आप x लिख रहे हो ना, तो आप गलत लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि अब देखो गोल्ड कॉइन 10 ऐड हो गए हैं, तो अब गोल्ड कॉइन होंगे x प्लस 10। लिखा है ना ये नाउ, नाउ पहले पूछता तो x लिखता, बट नाउ 10 ऐड करने के बाद x प्लस 10 है, एंड नॉन गोल्ड कितने हैं, वो 3x ही है। तो इसको जरा बताओ, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 20 पुट करोगे, ये आएगा 20 प्लस 10 30, और यहां आप x की वैल्यू 20 पुट करोगे, ये आएगा 60। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। तो भाई ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, कई बच्चों ने यहाँ पे जो मिस्टेक करी हुई है वो 80 मार्क कर देते हैं, पर ध्यान रखो वो कहता
इनिशियली अगर पूछता तो 80 आता, पर नाउ अगर पूछा हुआ है तो आंसर 90 आएगा। ठीक है, हर बार बच्चे मेरे से आके मिलते हैं क्लास के बाद, क्लासेस में मतलब एग्जाम के बाद, और बच्चे बोल देते हैं कि मैं 2 नंबर से मेरा पेपर छूट गया, 1 नंबर मतलब मिस हो गया सी सेट, या इतने मार्क्स से हो गया। देखो कहीं ना कहीं अगर आप इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करना सीख लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम फिर आपका नहीं आपसे मिस होगा। तो प्लीज इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 90 बन जाएगा। लेट अस ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस। अब यहां आप देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 इंसान हैं राकेश और राजेश, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 बॉल एंड 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने पैसा खर्च किया 1300, राजेश ने पैसा खर्च किया 1500। ठीक है, इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द रैकेट। अब इधर देखो, मुझे क्या निकालना है, रैकेट का प्राइस। मेरे पास क्या है, एक बॉल्स है एक रैकेट। देखो मान लो मैंने बोला कि एक बॉल की कीमत x है, ठीक है, मैंने बोल दिया रैकेट की कीमत मान लो y है। ठीक है, पर उसने हमें एक कंडीशन दे दी, इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम दैट ऑफ अ बॉल। तो भाई जितना एक बॉल की कीमत है उसका 3 गुना एक रैकेट की कीमत है। तो एक्चुअल में रैकेट की कीमत और कुछ नहीं है, वो 3 टाइम्स बॉल की कीमत है। तो रैकेट क्या प्राइस होगा, 3x। डू यू एग्री, रैकेट की कीमत हो जाएगी 3x, 3 टाइम्स दैट ऑफ बॉल ना। ठीक है, अब देखो इन्होंने किया क्या है, राजेश और राकेश ने 10 बॉल खरीदे और 10 रैकेट खरीदे। दोनों खरीदने पे उनका खर्चा कितना आया, 1300 खर्चा किया राकेश ने, 1500 खर्च किया राजेश ने। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 बैट और 10 रैकेट में टोटल इतना पैसा खर्च हो गया, मतलब इनकी कीमत इसके बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। तो 10 बैट प्लस 10 रैकेट की कीमत किसके बराबर है, आपकी 2800 के बराबर। बस अब देखो बॉल, सॉरी बॉल, आई एम वेरी सॉरी, बैट बोल दिया, बॉल आएगा। तो बॉल है x की और रैकेट है 3x का। तो बॉल की जगह डाल दो x और रैकेट की जगह डाल दो आप 3x। लो जी डाल दिया। तो क्या वैल्यू बनी है सर, ये वैल्यू बनी 10x प्लस 30x इज इक्वल टू 2800। ठीक है, ये बना 40x इज इक्वल टू 2800। तो x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 70। अब देखो फिर से इधर देखना, फिर से एक वर्ड ऑफ कॉशन। कॉशन क्या है अब यहाँ पे, कॉशन ये है कि बच्चों का आंसर यहाँ 70 आ जाता है, वो फटाफट 70 मार्क करते हैं ना। भाई ना, देखो उसने पूछा क्या हुआ है, रैकेट की क्या कीमत है। मुझे बताओ ये जो x इक्वल टू 70 आया, क्या ये रैकेट की कीमत है, नहीं सर ये तो बॉल की कीमत है। तो बॉल है 70 रुपए की, पर रैकेट कितने का होगा, वो 3 इंटू 70 का होगा। 3 इंटू 70 कितना होता है, 2 110। तो सर जी हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। इस बात का हम सब लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो क्वेश्चन पकड़ते चलो, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन वाली चीज़ें भी, या जो मिस्टेक जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टेंडेंसी रहती है बच्चों की गलती करने की, अगर वो टेंडेंसी वाली चीज़ें भी, गलती करने की टेंडेंसी वाली चीज़ें भी आपने पकड़ना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली समय के साथ इंप्रूव होती रहेगी। तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सर, आगे आते हैं। 2021 में भी एक क्वेश्चन आया यहाँ पे। बिल्कुल डरना नहीं है, जो लिखा हुआ है उसी को हम लिखते रहेंगे। क्या कह रहा है इसमें सर, इसमें 2 लोगों की बात है सर, जय और विजय की। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं, जय और विजय इन दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा खर्च किया टू बाय सम पेन्स एंड बाय सम पेंसिल ऑफ सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। ठीक है, मतलब दोनों ने कुछ पेन और पेंसिल खरीदे हैं, कहने का मतलब ये है। अब जय ने खरीदे हैं 3 पेन और 5 पेंसिल, विजय ने खरीदे हैं 2 पेन और 7 पेंसिल। ठीक है, और पैसा दोनों का बराबर खर्च हुआ, लिखा ना सेम अमाउंट ऑफ मनी, पैसा दोनों का बराबर खर्च हुआ। तो क्या चीज इसमें सही होगी। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं इसमें, पता नहीं सर मैं रैंडम कोई चीज अज्यूम कर लूं, मैं 10 रुपये मान लूं। क्यों भाई, इसमें कौन सा दे रखा है, हमें निकालना है बल्कि। वो तो आप सिंपल एक काम करो, आप पहले पेन की कीमत मान लो पेन की कीमत है लेट से x, और मान लो पेंसिल की कीमत मैंने y मान ली। ठीक है, ये प्राइस है उनका। अब देखो जय ने क्या किया, सर जय भाई साहब ने 3 पेन खरीदे, 5 पेंसिल खरीदी। 3 पेन खरीदे होंगे मतलब खर्चा आया होगा 3x, है ना, और 5 पेंसिल खरीदी होंगी मतलब खर्चा आया होगा 5y। ठीक है, और विजय भाई साहब ने क्या किया है, सर विजय भाई साहब ने 2 पेन खरीदे हैं, मतलब 2 पेन खरीदने के लिए खर्चा आया होगा 2x, और 7 पेंसिल खरीदी हैं, मतलब 7 पेंसिल खरीदने के लिए खर्चा आया होगा 7y। अब इतना खर्चा जय का हुआ, इतना खर्चा विजय का हुआ, उसने कहा दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ खर्चा किया, तो दोनों को बराबर कर दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है।
सर दोनों को जैसे ही हम बराबर करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये एक्स एक्स एक साइड ले जाओ तो एक्स इधर आ गया, ये 7y माइनस 5y ये बन जाएगा 2y। तो x इज इक्वल टू 2y, ये कंडीशन हमारे सामने आई। x इक्वल टू 2y का मतलब क्या, x क्या था, पेन की कीमत, y क्या है, पेंसिल की कीमत। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो पेन की कीमत है ना वो ट्वाइस ऑफ पेंसिल के बराबर है। तो कहाँ लिखा है ये लिखा है ऑप्शन सी के अंदर। द प्राइस ऑफ अ पेन, ये देखो ये है प्राइस ऑफ अ पेन, इज मतलब यहाँ पे इक्वल टू इज टू, ये देखो 2 टाइम्स, ये है 2 टाइम्स दैट ऑफ पेंसिल। हाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो यार इक्वेशन के क्वेश्चन फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, लाइफ में कोई चीज फ्री मिले, ठीक है, आगे आप इस लाइन को खुद कंप्लीट करिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डरना बिल्कुल नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है भाई एक चैरिटी शो है, ठीक है, उसमें टोटल टिकट्स 420 बिकी। बहुत बढ़िया, 420। इनमें से आधी टिकट्स 5 रुपए के दाम पे बिकी, 1/3 बिकी 3 रुपए के ऊपर, बाकी बिकी 2 रुपए के ऊपर। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टोटल टिकटें कितनी हैं, 420, इनकी आधी, इनकी आधी मतलब इनका हाफ। 420 का हाफ कितना होता है, 210। हाँ, वो कह रहे 210 टिकटें बेची, बेची 5 रुपए के ऊपर, ठीक है। 1/3 टिकटें, 1/3 टोटल की 1/3 ऑफ 420 इज बट 140, ये टिकटें बिकी हैं 3 रुपए के ऊपर। एंड जो बाकी बच गई, बाकी कितनी बची, देखो ना इधर से देखो, 210 मैंने यहां बेच दी, 140 यहां बेच दी, और टोटल टिकटें हैं 420। तो कितनी बची, ये 210 प्लस 140 350, बाकी बची कितनी, 420 में से 350 माइनस करोगे, ये 70 टिकटें बची। वो 70 टिकटें 2-2 रुपए के ऊपर बेची। ठीक है सर, तो टोटल मुझे कितनी कमाई हुई, देखो ये कितना हुआ, 210 प्लस इंटू 5 1050, 140 इंटू 3 420, 70 इंटू 2 140। टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 5 2 7 4 1, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस 1 6 1610। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर सही बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। ये इनफैक्ट इक्वेशंस तो क्या ही बनानी थी इसमें, इक्वेशन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लेट से मतलब इक्वेशन अगर बनानी है तो ऐसा कुछ आ जाएगा, टोटल टिकट इज 420, तो यू नो हाफ ऑफ द टिकट, तो 1/2 ऑफ टी, ये कितने की बिकती है, 5 रुपए की, प्लस आपका 1/3 ऑफ टी बिकी है आपकी कितने की, 3 रुपए की। और जो बाकी बचा, मतलब बाकी क्या बचा, टी माइनस हाफ टी माइनस 1/3 टी इंटू ₹2, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 400, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब टी की वैल्यू 420 आप पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। चाहे ऐसे कर लो जैसे मैंने पहला किया, या इक्वेशन बनाए करना है, दैट इज ऑल्सो सेम, सेम ही बात की है, कुछ किया कुछ अलग नहीं है, पर तरीका ऐसे आप यहाँ पे इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन के क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ देखो, बहुत ध्यान से करेंगे इसको, डरना बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे, सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर। देखो वो कह रहा है सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो सम है वो ज्यादा है, मोर देन व्हाट, सी एंड डी टुगेदर। चलो बढ़िया है। फिर आगे कह रहा है सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो सम है इट इज सेम एज बी प्लस डी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। मोर ओवर ए अर्न्स हाफ एज मच द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। देखो इसको देखो कैसे लिखना है, ए अर्न्स हाफ, हाफ किस चीज का, सम ऑफ बी एंड डी, इसको ऐसे लिखना है। ये देखो ना, ए अर्न्स आधा, किसका आधा, बी और डी के सम का आधा। ठीक है, अब पूछा गया है इनमें से किसकी इनकम यहां पे हाईएस्ट है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, 3 इक्वेशन है, थोड़े से वेरिएबल्स हैं, जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की जरा कोशिश करो, क्या किया जाए, कैसे करेंगे सर, बताओ कैसे करेंगे। देखो पहली चीज यहां पे देखो, यहां पर b प्लस डी किसके बराबर दिया हुआ है, a प्लस सी से। तो क्या मैं यहां पे b प्लस डी को a प्लस सी लिख सकता हूं, मैंने कहा लिख दो। तो हाफ ऑफ a प्लस सी यहां पे हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो a इधर आ जाएगा, ये देखो क्या बना, ये बनेगा 2a इज इक्वल टू a प्लस सी,
तो भाई ए की वैल्यू तो सी के बराबर आ जाएगी। तो पहली चीज तो मुझे ये पता लग गई कि ए जो है वो सी के बराबर है। अब देखो, अगर ए सी के बराबर है तो क्या मैं यहां पर ए इज इक्वल टू सी पुट कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। तो देखो, अगर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस डी, यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे पता लगा, देखो ए और ए कट जाएगा, यहां से मुझे पता लगा कि जो बी है ना वो डी से बड़ा है। अब देखो पूछा क्या हुआ है, किसकी इनकम हाईएस्ट है। अब देखो बी जो है ना, बी वो डी से बड़ा है, तो आंसर इसका डी तो हो नहीं सकता। ठीक है, और आप जानते होंगे ए और सी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो वो भी आंसर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन आपका बी ही बचेगा। ये लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, पर नहीं अगर ऐसे करना तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं सर? आप इसको बी और ए को कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि आप बी को सी को कर लो या बी और ए को कर लो, एक ही बात है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आप यहां पे कंपैरिजन करो, आप यहां पे कंपैरिजन कर सकते हो। लेट से आपने यहां पे, हाँ जैसे मान लो इसी में कंपैरिजन करो, ए इक्वल टू सी तो आ चुका ना हमारा, यहां पे देखो ए इक्वल टू सी आया था। अब देखो इसको ठीक करो, तो ए इक्वल टू सी मतलब इसी इसी को देखेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी लिखा हुआ है ना हमने। अब किसी को भी ए को सी के बराबर डाल दो, तो जब इधर बन जाएगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस डी। ठीक है, तो ए आया बी प्लस डी के हाफ के बराबर, जो कि हमने यहां पे निकाला है। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, देखो जो अगर आपका ए है ना, ए जो है वो आपका सी के बराबर है, वो हमने देख लिया है। अब देखो बी जो है ना, वो बी डी से बड़ा है, मतलब डी छोटा है बी बड़ा है, पर इन दोनों का सम जो है वो ए प्लस सी के बराबर है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, जो बी होगा इट हैज टू बी ग्रेटर देन ए। ठीक है ना, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि यहां पे तो दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसे करना है, आप बी माइनस ए की वैल्यू निकाल लो। आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है ये हाफ ऑफ बी प्लस डी। तो जैसे आप यहाँ पे ए की वैल्यू डालोगे, हाफ ऑफ बी प्लस डी डालोगे ना, आपको मिलेगा इसमें आंसर। आपका क्या आंसर मिलेगा? ये मिलेगा बी माइनस बी बाई टू माइनस आपका डी बाई टू। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, b माइनस डी बाई टू, राइट। अब b जो है हमने निकाला हुआ है d से बड़ा है, तो ये नंबर अपने आप में पॉजिटिव आएगा, और b जब a से माइनस किया तो आंसर पॉजिटिव आया, मतलब b बड़ा है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लॉजिक से निकाल लोगे बड़ा जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। क्योंकि हमने देख लिया b d से बड़ा है, तो d आंसर हो नहीं सकता। a और c दोनों बराबर है, अगर a बड़ा हुआ तो आंसर c भी आएगा, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो आंसर यहां पे बचा क्या, केवल और केवल बी। ये लॉजिक से निकाल लिया, अदरवाइज आप यहां पे ऐसे इक्वेशन से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लॉजिक से जल्दी आंसर आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करने से 1 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, पर आंसर उससे भी आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ और क्वेश्चन भी दोस्तों हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, करते हैं, उनको भी करते हैं। जैसे इसको देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा भाई 4 लोग हैं, ठीक है, देर आर 4 पर्सन्स। ठीक है, 4 पर्सन्स हैं, ABCD, आलोक, भूपेश, चंदेर और आपका दिनेश। इनके पास टोटल 100 रुपए हैं। ओके, अब देखो, अब इक्वेशन बनाना सीखो यहाँ पे। तो पहली पहली इक्वेशन तो ये बनी कि चारों के पास मिला के 100 है ना, तो पहली इक्वेशन बनी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 100। चारों के पास मिला के 100 रुपए हैं, ये बन जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है, आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम, बिटवीन देम मतलब इन दोनों को, तो a प्लस बी के पास क्या है, एज मच मनी मतलब इक्वल टू व्हाट, चंदेर एंड दिनेश है बिटवीन देम, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी आ गया। ले अच्छा जी, इसका मतलब ये था, बट आलोक हैज मोर मनी देन भूपेश, a इज ग्रेटर देन b आ गया। ठीक है, एंड चंदेर हैज ओनली हाफ द मनी दैट ऑफ d। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है आलोक हैज इनफैक्ट 5 मोर देन व्हाट दिनेश हैज, तो a इज इक्वल टू d प्लस 5, दिनेश से 5 ज्यादा है। अब पूछा गया किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये पूछा गया है। देखो आप ना यहाँ पे कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, या बिना उसके भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप इनकी वैल्यूज निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो। हमें सिर्फ ये पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू किसके पास है। देखो मुझे बताओ, बी से ज्यादा पैसा तो ए के पास है, तो सर भूपेश तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूपेश से ज्यादा पैसा तो आलोक के पास है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि चंदर के पास दिनेश का आधा पैसा है, तो चंदर के पास दिनेश का आधा पैसा है, तो चंदर भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और एक बात वो कह रहा है कि दिनेश के पास जितने पैसे हैं उससे 5 रुपए ज्यादा तो आलोक के पास है,
तो दिनेश भी सबसे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि दिनेश से ज़्यादा अमीर तो आलोक है। तो भाई सीधा सा आंसर आ गया आलोक, सीधा सा आंसर आ चुका है आलोक। ऐसे आप फटाफट आंसर सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स। बट कोई बच्चों चाहते हैं कि नहीं सर आप हमें ये बताओ आलोक के पास कितने पैसे हैं, इसके पास कितने पैसे हैं, तो वो भी आ जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप वो भी निकाल सकते हैं। सवाल आएगा सर वो कैसे निकालेंगे? देखो, आप सारी वैल्यूज को एक इक्वेशन में ले आओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे अंडरस्टैंड करना, हम इनके ना वेरिएबल्स सिमिलर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या है, d+5। तो ए की वैल्यू जरा आप d+5 डाल दो, यहाँ पे इस वाले में डाल दो, सेकंड वाले में। जैसे आप डालोगे ए की वैल्यू डालोगे d+5 प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी क्या है, d/2 प्लस डी। ठीक है, यहां से d और d कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी d/2 -5। ये वैल्यू आपकी आ गई b की यहां पे। अब देखो, मेरे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है d के टर्म्स में, मेरे पास c की वैल्यू भी है d के टर्म्स में, a की वैल्यू भी है d के टर्म्स में। तीनों को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले इक्वेशन के अंदर। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप सॉल्व कर लेना। a की वैल्यू कितनी है, d+5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई यहां पे, d/2 -5। c की वैल्यू कितनी है यहां से, d/2, और d की वैल्यू तो d ही है। इन सब का सम है 100। यहां से आप पूरा सॉल्व करेंगे, दिनेश की वैल्यू आ जाएगी, दिनेश की वैल्यू आ जाएगी तो आपके चंदर की वैल्यू आ जाएगी, चंदर की वैल्यू आ जाएगी तो आप बाकी भी निकाल पाएंगे। कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे आंसर आपका आना ही आना है। पर जो चीज पूछी हुई थी उसके लिए इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ 30 सेकेंड क्वेश्चन, तो 30 सेकेंड में ही सॉल्व करो, इसको 1.5 मिनट का क्वेश्चन मत बनाओ। बात समझे? तो लॉजिक अगर क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी क्विकली हो सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको ये पूरा पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करोगे, डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, वैल्यूज निकल जाएंगी, पर जो पूछा हुआ है उसको निकालने के लिए इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए आलोक ही होगा। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मनी एंड क्वाइंस का। क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा है एक पर्सन है पी, उसने अपने एक दोस्त एक्स को पूछा, क्या पूछा कि उसके पास कितने पैसे हैं। एक्स ने बोला, भाई क्या बोल रहा है एक्स, एक्स बोल रहा है भाई अगर वाई मुझे 40 रुपए दे तो वाई के पास आधे हो जाएंगे जितने जेड के पास हैं, और जेड मुझे 40 दे तो हम तीनों बस बराबर हो जाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले मान के चलो कि एक्स के पास एक्स पैसे हैं, वाई के पास वाई पैसे हैं, जेड के पास जेड पैसे हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब प्लीज ध्यान से देखो, इफ वाई गिव्स मी ₹40, अगर वाई ने मुझे 40 रुपए दिए तो मेरे पास 40 रुपए बढ़ गए, हाँ बिल्कुल, और वाई के पास 40 रुपए कम हो जाएंगे। अगर वाई मुझे 40 रुपए दे रहा है तो मेरे में +40 हो जाएगा, वाई में -40 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और वो कह रहा है अगर ऐसा होगा ना, देन वाई विल हैव हाफ एज दैट ऑफ जेड। वाई के पास कितना बचा, वाई -40, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ जेड। तो पहली इक्वेशन यहां से ये निकल के आई, y -40 इज इक्वल टू Z/2। जब y ने मुझे 40 रुपए दिए तो y का पैसा 40 कम हो गया, वो किसके बराबर है, z के आधे के। तो ये पहली इक्वेशन। दूसरा कह रहा है बट इफ z गिव्स मी ₹40, देखो अगर z ने मुझे 40 रुपए दिए, अगर z मुझे 40 रुपए देगा तो मेरे पास 40 रुपए बढ़ जाएंगे, हाँ ठीक है, और z के पास 40 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, देन ऑल ऑफ थ्री विल हैव इक्वल अमाउंट। वाई के पास तो वाई ही है, तो वो कह रहा है जब 40 रुपए जेड मुझे देगा ना तो हम तीनों के पास बराबर अमाउंट हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन निकल के आई कि y प्लस 40 इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड -40। अब पूछा ये हुआ है कि तीनों के पास यहाँ पे तीनों का ऐड करके कितना पैसा आएगा। क्या हम इसको भी सॉल्व कर पाएंगे? हाँ भाई कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, करो इसको फिर। देखो यार देखो, आपके पास ना यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इधर लिख रहा हूं, z की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ y -40। इस z की वैल्यू को आप यहां डाल दो, इस वाले में डालो, ये क्या बना, y इज इक्वल टू, और z डाल दो ट्वाइस ऑफ y -40 y इज इक्वल टू 2y -80 -40। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 120। तो दोस्तों y की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 120। ठीक है, अब देखो z की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ बिल्कुल, इधर डाल दो, z की वैल्यू डाल दो, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ 120 -40। y को 120 डाल दिया ना, तो ये कितनी आ जाएगी,
80 इंटू 2 160, तो z के पास 160 आ जाएगा। और x किसके बराबर है, यहाँ लिखा ना x प्लस 40 किसके बराबर है, y के बराबर, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 80, तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी, y की वैल्यू 120 आ जाएगी, एंड आपके 80 120 60 कितना आएगा तीनों को ऐड करके 360, तो तीनों के पास टोटल अमाउंट कितना पैसा है, ₹360। ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है आप लोगों को तो प्लीज मुझे आप बता दो। ठीक है, आना नहीं चाहिए वैसे डाउट, ठीक है, इतना कंसेप्चुअली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आई होप इसमें आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां तक दोस्तों हमने अपना जो पहला पड़ाव था वो कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा पड़ाव करेंगे। दूसरा पड़ाव क्या है, दूसरा पड़ाव है मार्क्स इन एग्जाम के रिगार्डिंग। एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं ना उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब ये टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखो आप सब लोग सीसेट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी सर बिल्कुल कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे क्या सीसेट क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए, आंसर 66 नंबर चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कराए, 80 के 80 क्वेश्चन आते हैं ना, 80 के 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, कितने क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए कि आप पास हो जाओ। आपने सी सेट का पेपर दिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए हो, पास होने के लिए आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सही होने पड़ेंगे, क्या ये निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं निकाल सकते हो तो आज के बाद सक्षम हो जाओगे निकालने के। देखते हैं इसको भी कैसे करना है। देखो आप एक बात समझना, ये दोनों चीजें जो अभी हमने मार्क्स वाली सॉरी कॉइन्स वाला चीज पढ़ी ना, और अभी हम ये जो मार्क्स वाली चीज पढ़ने वाले हैं, ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मान लेते हैं आपने कुछ क्वेश्चन करेक्ट किए, मान लो आपके 10 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, और हर क्वेश्चन जो करेक्ट आप करते हो, हर क्वेश्चन सही करने पे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको 2 नंबर प्लस के मिलते हैं। अब सही करते हो तो 2 नंबर प्लस मिलते हैं, एग्जांपल है, ठीक है। तो मुझे बताओ आपके नंबर कितने आएंगे? आप बोलोगे इसमें क्या मुश्किल है, 10 सवाल है, हर क्वेश्चन सही करने में 2 नंबर मिलते हैं, तो मेरे 20 नंबर आएंगे। हाँ ठीक है, पर मैंने कहा भाई आपने पता क्या किया, आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी करिए, ओहो, आपने मान लो 5 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, और मैंने कहा हर पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत करने पे आपका लेट से 1 नंबर कम हो जाता है, यू गेट अ नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर आपका कम हो गया। तो सर इस वजह से मेरे नंबर कट जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? सर मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हुए 5, और हर क्वेश्चन गलत करने में 1 नंबर कटता है, तो मेरा यहाँ -5 हुआ। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपका टोटल स्कोर कितना हुआ, आप बोलोगे सर 20 मेरे प्लस में आए, 5 मेरे माइनस में आए, तो मेरा स्कोर 15 हुआ, 15, तो मेरा मार्क्स 15 आएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसमें इसमें तो कोई मुश्किल नहीं था। अरे भाई इसमें मुश्किल नहीं है तो वेरिएबल के साथ क्या मुश्किल आ जाती है? आप देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपने x क्वेश्चंस करेक्ट किए, हाँ ठीक है, और हर पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट करने पे लट से आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, मान लो +3, तो आपके टोटल नंबर कितने आएंगे? आप बोलोगे सर 3x नंबर आएंगे, पर मैंने कहा आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए, लेट से आपके गलत हो गए कुछ क्वेश्चंस, आपके लेट से y नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हर पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत करने पे आपके मार्क्स कट गए -1, ठीक है। तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे? आप बोलोगे y गलत हुए और हर क्वेश्चन गलत करने में 1 नंबर कट रहा है, तो मेरे मार्क्स हो गए -y, इतने नंबर कट गए। तो टोटल कितना मार्क्स आएंगे मेरे? सर टोटल मेरे नंबर आएंगे 3x पॉजिटिव की वजह से, और y नंबर कट जाएंगे, तो मेरा टोटल आया 3x - y। क्या इसमें करने में कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई परेशानी नहीं है। बस अगर ये लिखना आता है तो आपसे मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे। करते हैं कुछ क्वेश्चन ट्राई, फिर मैं आपको सी सेट वाला भी बताऊंगा। अब इधर देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम कंडक्टेड फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, टोटल 100 सवाल है, ठीक है, हर सवाल सही करने पे 3 नंबर मिलते हैं, और 1 नंबर कटता है जब आप क्वेश्चन गलत देते हो। एक बच्चा है जिसने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके नंबर बने 236, कितने गलत किए होंगे उसने ये पूछा है। देखो मान लो उसने करेक्ट किए 100, सॉरी करेक्ट किए 100 नहीं, करेक्ट किए मान लो x, ठीक है, मान लो इसने इनकरेक्ट किए y, करेक्ट किए x, इनकरेक्ट किए y, ठीक है, उसने लिखा है ना
उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो या तो क्वेश्चन सही हुए होंगे या गलत हुए होंगे, छोड़ा कोई नहीं है। तो सर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100। टोटल क्वेश्चन का मतलब करेक्ट क्वेश्चंस प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ये हो जाएंगे 100। हाँ सर, ये मेरी पहली क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे ही हम मार्क्स के लिए उनके मार्क्स कितने आएंगे उसको बना सकते हैं। देखो, वो जब हर क्वेश्चन सही करता है ना, उसको 3 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर मिलते हैं हर सही क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन सही कितने किए उसने? x। और साथ ही साथ जब वो क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 1 नंबर कट जाता है, उसको -1 मार्क्स मिलते हैं। उसने गलत कितने किए? सर y क्वेश्चन गलत किए। जब करेक्ट की वजह से कुछ नंबर आए और इनकरेक्ट नंबर हमने माइनस किए, तो उसका स्कोर क्या बना? उसका स्कोर यहां बना 236। समझ पाए? ये उसके पॉजिटिव में नंबर, ये उसके नेगेटिव में नंबर, दोनों को जोड़ने के बाद उसके नंबर बने 236। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। अब क्या करना है? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो बस सॉल्व कर लेंगे। आप यहां से क्या कर सकते हो? आप यहां से y की वैल्यू पुट कर लो, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये 100 माइनस एक्स यहां से उठाओ, इधर डालो, इसको सॉल्व करो जरा। 3x, देखो माइनस माइनस वाई था ना, तो y की वैल्यू यहां डाल दो, ये क्या बनेगा? 3x माइनस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 236। देखो ये बनेगा 3x माइनस 100 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 336, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 336/4, 84। तो कहने का मतलब उसके करेक्ट क्वेश्चन कितने हुए? सर करेक्ट उसके हुए हैं 84 क्वेश्चंस। अब देखो, अगर करेक्ट उसके 84 हो चुके हैं तो y की वैल्यू क्या आई होगी? कितने गलत हुए होंगे? सर y हो जाएगा 100 माइनस 84, वो आ जाएगा 16। तो 16 गलत है, 84 करेक्ट है। उसने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो सर जी 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 16 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गलत हुए हैं। आई होप दिस इज फाइन। मुश्किल नहीं था, आराम से लॉजिकली इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके अपने आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। चलिए, समझ आया कैसे करने हैं? अब एक काम करो, क्या काम करें सर? वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, और क्या। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 90 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। ठीक है, हर क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलते हैं, हर क्वेश्चन गलत करने पे 2 नंबर कट जाते हैं। एक बंदे ने सारे के सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, सॉरी सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और उसके नंबर बने 387। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस? सेम क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ करेक्ट मान लो x है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट मान लो y है। अब ये किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इस केस में वो 90 है। ठीक है, अब आराम से अब जल्दी जल्दी लिख लेंगे। हर सही क्वेश्चन करने पे 5 नंबर मिलते हैं, तो नंबर हुए उसके 5x। हर क्वेश्चन गलत करने पे 2 नंबर कटते हैं, तो -2 इंटू वाई, और यही किसके बराबर है? 387 के। तो यहां से पहले से y उठाओ, y क्या आएगा? 90 माइनस एक्स, इसको इधर डाल दो। जैसे आप डालोगे क्या बनेगा? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 387। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालो, 5x माइनस 2, y क्या है? 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 387। क्या बना ये बना 5x माइनस 2 इंटू 90 माइनस 180 प्लस 2x, 7x क्या बना? 567। x की वैल्यू कितनी आई? 567/7, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 81। तो भाई 81 क्वेश्चन सही हुए हैं, 81 सही हुए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू 81, x की वैल्यू 81 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो सर जी 9 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आराम से 30 40 50 सेकंड में हो जाएगा, इससे लंबा क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, इससे लंबे क्वेश्चन ये है नहीं, बहुत ही लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये, एंड या ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक और देखते हैं, फिर हम सी सेट का भी क्वेश्चन करेंगे कि सी सेट में पास होने के लिए अगर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कम से कम कितने सही होने चाहिए, उसमें आप मेरी मदद भी करोगे। करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या लिखा है इसमें? कह रहा है कि एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिले, हर गलत के लिए 1 नंबर कट गया। श्याम ने देखो सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए। ये देखो यहाँ ये लाइन पढ़ो ध्यान से, श्याम डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। श्याम भाई साहब ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, और हमें वही निकालना है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। अब देखो, उसने कह रहा है 17 सवालों के गलत आंसर दिए और उसके मार्क्स बने 205। अब देखो यार, आप क्वेश्चन सही करते हो तो 3 नंबर मिलते हैं,
आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटता है, पर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो तो वहां पे आपका कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अब एक बात अंडरस्टैंड करो, वो क्या कह रहा है, उसने 17 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, 17 क्वेश्चन गलत दिए और हर क्वेश्चन पे 1-1 नंबर कटता है गलत आंसर देने पे, तो सर जी उसके 17 नंबर कट गए। क्यों कटे होंगे? क्योंकि उसने 17 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए। अब देखो उसके नंबर कितने आए हैं इन दी एंड, 205। ये 205 पता क्यों आए हैं? उसके कुछ पॉजिटिव में नंबर आए होंगे, कुछ नेगेटिव में आए होंगे, दोनों को जब क्लब किया तब जाके 205 होते हैं। अगर मान लो उसने क्वेश्चन का आंसर गलत ना दिया होता तो उसके नंबर कितने आते? 17 नंबर ज्यादा आते, तो उसके नंबर आए होते 222। ये 222 नंबर आए होते अगर उसने पॉजिटिव सब सारे सही, अगर उसने क्वेश्चन सही किए होते, पर उसने गलत भी किए हैं, गलत होने की वजह से 17 नंबर कट गए, तो अब उसके एक्चुअल नंबर 205 आए हैं। तो 222 आए होते सही करने की वजह से, 17 नंबर कटे हैं गलत क्वेश्चन करने की वजह से, तो फाइनल नंबर उसका आया 205। समझे? अब देखो ये 222 ठीक किए, 222 नंबर आए उसके पॉजिटिव क्वेश्चन करने की वजह से, और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने सही किए होंगे कितने आएंगे? आंसर इज, सॉल्व करो इसको, 74। तो 74 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए। करेक्ट कितने हुए? करेक्ट हुए 74। इनकरेक्ट उसने कितने किए? इनकरेक्ट उसने किए 17। और कुछ क्वेश्चन उसने डिड नॉट अटेम्प्ट, वो मुझे पता नहीं कितने हैं, पर मुझे इतना पता है टोटल क्वेश्चन 100 है। अब देखो 74 सही है, 17 गलत है, 91 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब कितने क्वेश्चन उसने छोड़े होंगे कि 100 के बराबर बन जाए? आंसर इज 9। 9 क्वेश्चन छोड़े होंगे, 74 सही किए होंगे, 17 गलत किए होंगे, तो टोटल इस तरह से 100 क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से सी आपका देखने को मिल जाएगा। आई होप इसमें भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी को नहीं आई होगी। आप इसको पूरा इक्वेशन में आगे सॉल्व करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। x मान लो करेक्ट, y मान लो इनकरेक्ट, z मान लो डिड नॉट अटेम्प्ट, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 आ जाएगा। फिर आप इक्वेशन लिखो सही गलत की। सही क्या है? सही है x इंटू 3, गलत क्या है? -1 इंटू 17। यहां 17 क्वेश्चन गिवन है, अटेम्प्ट करने पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। इज इक्वल टू वट? इज इक्वल टू 205। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं लिख भी देता हूं इफ यू वांट, जो बच्चे इक्वेशन से लिखना चाहते हैं। जो बच्चे इक्वेशन से करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि कैसे वो कर सकते हैं। देखो उनके लिए सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसे होगा। आप ऐसे मान के चलो कि करेक्ट एक्स किए, वाई गलत किए, जेड उसने छोड़ दिए, ये तीनों मिला के कितना आएगा? 100। अब देखो उसने हमें वाई की वैल्यू दे रखी है 17, तो एक्चुअली वाई आप पुट कर दो। जैसे आप वाई पुट करोगे तो एक्स प्लस जेड कितना आएगा? वाई उधर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 17 83। ठीक है, अब मार्क्स की क्वेश्चन लिखो जरा। मार्क्स की क्वेश्चन जब आप लिखोगे ना, आप रियलाइज करोगे हर सही क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 3x उसका स्कोर हुआ। हर गलत क्वेश्चन के लिए उसका -1 नंबर कट रहा है, और ऐसे 17 क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं। इसका वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है 205। तो इसको जब आप करोगे ना 3x माइनस 17 इज इक्वल टू 205, तो 3x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 222। 3x की वैल्यू आएगी 222, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 74। तो सर जी 74 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 74 आ चुकी है तो यहाँ पुट कर दो 74 प्लस जेड इज इक्वल टू 83, तो z की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ऑसम सर, ऑसम, कर लेंगे सर, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब हम दिक्कत नहीं करेंगे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आओ आप लोग ना एक काम करो, प्लीज वीडियो पॉज करो और मुझे सबका आंसर चाहिए। आप मुझे पहले ये बताओ कि अगर आप सी सेट मान के चलो कि मान लो अगले साल आपको सी सेट का पेपर देना है, ठीक है, मान के क्या आपको देना ही है, ऐसे क्या मानना क्या इसमें, ठीक है, हमें अगले साल सर सी सेट का पेपर देना है, एंड मान लेते हैं किसी बच्चे ने 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। आपको आई होप इतना तो पता है कि सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। एक बच्चे ने 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अच्छा जी, ठीक है, अब वो बच्चा जानता है कि उसको पास करने के लिए मार्क्स चाहिए 66, उसको कम से कम 66 मार्क्स चाहिए सी सेट पास करने के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ 80 में से कितने क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए ताकि वो बंदा बेचारा पास हो जाए? कम से कम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो आप लोग इतना समझते हो, अगर आप क्वेश्चन सही करते हो ना सी सेट में, आप सी सेट की बात सुनना मेरी, सी सेट में अगर क्वेश्चन आप सही करते हो ना तो आपको सी सेट में प्लस 2.5 मार्क्स मिलते हैं। डू यू नो दिस थिंग? और अगर दोस्तों आप क्वेश्चन गलत करते हो तो इसी 2.5 का 1/3 इतने नंबर आपके नेगेटिव हो जाते हैं।
तो सही करोगे तो 2.5 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 2.5/3 इतने नंबर आपके नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो क्या करना है, सिंपल, उसने लिखा है ना, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल टू 80। हाँ, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि उसके नंबर 66 आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलूंगा कि मान लो 66 नंबर आते हैं, ठीक है। देखो, उसको सही क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं, 2.5। उसने कितने क्वेश्चन सही किए, x, तो इतने नंबर उसके पॉजिटिव हो गए। अब वो गलत कितने करके आ रहा है, गलत तो देखो y करके आ रहा है, और हर गलत क्वेश्चन के उसके नंबर कितने कट रहे हैं, -2.5/3, इतना नंबर कट रहा है। ये उसका 66 के बराबर आना चाहिए। अब सॉल्व कर लो, आप यहां से वैल्यू पुट कर लो किसी की भी, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप लोग। नीचे आ जाएगा 3, ऊपर एक्चुअली 2.5 आप कॉमन भी ले सकते हो, जैसे आपको करना है, दैट्स ओके। 2.5 को मैं 5/2 लिख लेता हूं, 2.5 मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पे, इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे नहीं आएगा, गड़बड़ कर रहा हूं, एक सेकेंड। देखो, अब ऐसा ऐसा सॉल्व कर लो। 2.5 क्या होता है, 25/10 ना, 25 ऐसे लिख लो, 25/10 इंटू एक्स माइनस 25/10, 10 इंटू 3 आ जाएगा 30 वाई इज इक्वल टू 66। अब जरा नीचे एलसीएम ले लो, आप बोलोगे नीचे आ जाएगा 30, ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 3, तो 75x माइनस 25y इज इक्वल टू 66। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो ना यहां से, y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स यहां पुट कर दो। यहां जैसे आप पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, सर हमें मिलेगा 75 इंटू एक्स माइनस 25 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 66 इंटू 30। ठीक है, मैं 30 उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, 75x माइनस 25 इंटू 80 इज 2000 प्लस 25x इज इक्वल टू 66 इंटू 130 होता है 1980। ठीक है, हाँ, तो 100x इज इक्वल टू 3980। तो x की वैल्यू यहां पे आई 39.8। ये तो पॉइंटर में आ रही है, आप बोलोगे पॉइंटों में कैसे नंबर आ सकता है, पॉइंटों में क्यों आ रही है वैल्यू, एक्चुअली पता क्या है, 66 नंबर आना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मतलब अगर आपको 66 नंबर चाहिए ना, तो आपको इतने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 39.8। तो व्हाट आई मीन टू से कम से कम आपको 39.8 क्वेश्चन आप सही करोगे, तब जाके आपके 66 नंबर आएंगे। अब 39.8 तो हो नहीं सकते क्वेश्चन, क्वेश्चन या तो 39 होंगे या 40 सही होंगे। तो एक्चुअली नेक्स्ट वाला नंबर लेना है, 39 नंबर करोगे ना, 39 सही करोगे तो 66 से नीचे आ जाएंगे। तो व्हाट आई मीन टू से आंसर विल बी 40, कि अगर आप 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो सीसेट पेपर में, अगर उनमें से 40 सही हो गए और 40 गलत भी हो गए, तब भी आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। ये मैंने आपको यहां पे प्रूफ किया। जो बच्चे बोलते हैं ना कि 27 नेट करेक्ट होने चाहिए, वो नेट करेक्ट की बात करते हैं कि सही गलत करने के बाद अगर आप 80 के 80 करके आ रहे हो तो आपका 40 सही और 40 गलत भी हो जाएंगे, तब आप क्वालिफाई कर जाओगे सीसेट को। अगर 40 से ज्यादा गलत हो गए तब आपका सीसेट नहीं हो पाएगा, फिर आप भी यही करोगे कि सर मेरा आधे नंबर से सीसेट रह गया। ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करना है, तो क्या करना है, क्या करना है उसको अवॉइड करने के लिए कि सर हम वो कमेंट ना करें कि मेरा आधे नंबर से सीसेट रह गया। उसको करने के लिए दोस्तों आपको ये 5 स्टेप करने हैं। 5 स्टेप क्या है सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक्टिव लर्निंग, नोट्स, टेलीग्राम से इंटेंसिव प्रैक्टिस और फील द हिट। ये 5 स्टेप करेंगे, फिर आपको वो आधे नंबर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो पड़ाव था, अगला जो पड़ाव था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मार्क्स वाला। अब आएंगे हम इसके अगले क्वेश्चन टाइप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने जो टाइप है वो है सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाली टाइप। अब ये वाली टाइप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको समझते हैं जरा कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, 2-3 चीजें यहां समझनी है। ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार पूछे गए हैं। पहले आप लोग ना जरा आंसर करना, मैं आपसे इंटरेक्शन करना चाहता हूं, इसीलिए आपको कमेंट्स बताने होंगे। देखो, मान लेते हैं कि हम कुछ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको नेचुरल नंबर पहले भी बता रखे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हाँ ठीक है, बता रखे हैं। आप पहले मुझे ये बताओ, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर? 2 नेचुरल नंबर आप पिक करो, कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक करो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि प्रोडक्ट जो है उसका वो सम से ज्यादा आ जाए?
आप बोलोगे हाँ सर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 6 पिक कर लिए, अब 5 और 6 का प्रोडक्ट करोगे वो आएगा 30, 5 और 6 का सम करोगे वो आएगा 11। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 7 और 10 हो सकता है, 9 और 13 हो सकता है, 2 एंड 8 हो सकता है, उनका प्रोडक्ट सम से ज्यादा ही आएगा, ये तो दिख ही रहा है हमें। पर मेन चीज अब यहां पे ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने दो नंबर उठाए, दो नेचुरल नंबर उठाए, क्या उनका सम कभी उनके प्रोडक्ट से भी ज्यादा हो सकता है? ये बताओ मुझे जरा, इज इट पॉसिबल दैट सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is more than the product of those two natural numbers? Is it possible? Answer is yes, it is possible. कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? जैसे ये देखो ना, जैसे मान लो मैंने दो नंबर उठाए, लेट्स से 3 और 1, ठीक है, मुझे 3 और 1 का सम बताओ, 3 और 1 का सम होता है 4, 3 और 1 का प्रोडक्ट बताओ वो होता है 3, तो सर जी सम प्रोडक्ट के बड़ा आ गया, सम प्रोडक्ट से ज्यादा आ चुका है, बात में दम तो है। और भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ देखो ना, जैसे 2 और 1 है, 2 और 1 का सम कितना होता है? 2 + 1 3, 2 और 1 का प्रोडक्ट कितना होता है? 2, तो फिर से यह प्रोडक्ट जो है वो सम से छोटा रहा, सम प्रोडक्ट से बड़ा हो गया, राइट? बिल्कुल सही बात है। और कोई एग्जांपल, जैसे यहां पे आप 7,1 देख लो, 7,1 में आप नोटिस करोगे इनका सम आता है 8, इनका प्रोडक्ट आता है 7, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पर इनमें आप कॉमन पार्ट देख रहे हो, इनमें कुछ समानता है। क्या समानता है? ये समानता है, ये और ये। कहने का मतलब एक नंबर 1 है। अगर मैं बोलता हूं ना कि दो ऐसे नंबर्स जिनका सम प्रोडक्ट से ज्यादा है, उसमें एक कंडीशन आनी ही आनी है, वन ऑफ दोज नंबर्स मस्ट बी 1, उनमें से एक नंबर पक्का ही पक्का 1 होगा। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 7 × 1 7, 5 × 1 5, 3 × 1 3, तो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपको वही नंबर मिल जाता है। हाँ, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिया x, आप देखो ना, अगर आपने कोई नंबर लिया यहां पे x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वो x ही आएगा, बात तो सही है। पर अगर आप इस नंबर x में एक जोड़ देंगे तो वो बन जाता है x + 1। अब मुझे बताओ x + 1 बड़ा या x बड़ा? बोलो सर, x + 1 बड़ा, तो आ नहीं गया सम ग्रेटर देन प्रोडक्ट। तो जब भी आपके सामने लिखा है ना, द सम इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, आप समझ जाना भाई उनमें से एक नंबर 1 होगा, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली ये बात आप लोग लिख लें अपनी कॉपीज के अंदर, क्या लिखना है? इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is more than their product, I repeat, if the sum of two natural numbers is more than their product, comma one of those numbers must be 1, one of those numbers must be 1। आई होप ये बात आप समझ गए, ठीक है। पर इसके आगे भी हमें जाना है, इसके आगे भी हमें जाना है। मान लेते हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि मेरे पास क्या है, लेट्स से मेरे पास 3 नंबर्स हैं, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, ये तो 3 नंबर्स है ना, ये लेट्स से मैं बात करता हूं, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव समझते हो? कंसेक्यूटिव होता है इकट्ठे। लेट्स से देयर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब इसमें मैं नेचुरल नंबर बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर्स छोड़ के हम इसको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिख लेते हैं। मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है that sum of these 3 consecutive numbers is equal to their product? Is it possible that sum of 3 consecutive इकट्ठे इंटीजर्स का सम जो है वो क्या कभी उनके प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है? सोच के बताओ। अगर हो सकता है तो कितना पॉसिबिलिटीज हैं हमारे सामने, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी जरा आप कमेंट में बताना। कैसे करेंगे सर इसको? देखो, आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं ना, तो इसको लेने का सबसे बड़ा तरीका पता क्या है? आप एक नंबर को x मान लो, एक नंबर को मान लो x - 1, एक को मान लो x + 1। क्या ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हुए? हाँ जी बिल्कुल हुए। कैसे हुए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर? इनमें अंतर कितना है? इसमें ये एक बड़ा इससे, ये इससे एक बड़ा, तो बिल्कुल सर जी ये तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एक एक की वैल्यू इनमें ऐड हो रही है। ठीक है, ये मैंने 3 इंटीजर मान लिए, x - 1, x और x + 1, ये तीनों क्या है? दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमें करना क्या है?
इन तीनों का जो सम है इसको प्रोडक्ट के बराबर करना है। तो एक काम करो, इनका सम लिख लो। सम क्या आएगा, x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, ये इसका सम होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा इसका, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सहमत हो इस बात से? हाँ सर सहमत है, बिल्कुल सहमत है। इस तरह से आप इनको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस वन माइनस प्लस वन तो कट गया, ये क्या बचा, इधर तो बन गया सर 3x, इधर क्या बना, इधर बचा x। और देखो ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने पहले भी आपको बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब चाहो तो आप इनको एक साइड ले आओ, है ना। एक साइड जब आप लेके आओगे कैसे आएगा, ये आ जाएगा 3x। इसको आप सॉल्व करना है तो इधर ही सॉल्व कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना। अब इनको एक साइड ले आओ तो जीरो किसके बराबर बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x, है ना, माइनस 3x आ जाएगा ना इधर। हाँ, तो जीरो इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहां पे क्या बना, देखो अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। दिस इज वन नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी यही है, या तो पहला नंबर जीरो होगा, या तो x जीरो के बराबर होगा, हाँ ठीक है, और या फिर एक्स स्क्वायर माइनस जो 4 है वो जीरो के बराबर होगा। हाँ सर ये बात भी सही है। ठीक है, अब देखेंगे फिर इधर, अगर दोस्तों x जीरो मान लिया, अब देखो नंबर हमने क्या अज्यूम किए थे, x माइनस वन, एक्स और x प्लस वन। अगर x जीरो है तो x माइनस वन क्या होगा, माइनस वन, x हो जाएगा जीरो और x प्लस वन हो जाएगा वन। पर अगर ये वाला केस है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्लस माइनस टू। तो दो केस बनेंगे यहाँ पर भी, एक प्लस टू एक माइनस टू। अगर आप x को 2 मान के चल रहे हो तो 2 माइनस वन 1 और 2 प्लस वन 3, ये एक केस हो गया यहाँ पे। और अगर आप x को माइनस टू लेके चल रहे हो तो माइनस टू में से एक माइनस करेंगे माइनस थ्री और प्लस वन करेंगे तो माइनस वन। तो देखो यहाँ पे ना आपके टोटल 3 केसेस आए। व्हाट आर दोस 3 केसेस, ये समझे। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर कभी आपको ऐसा बोले कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड उन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर है, तो आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐसा 3 केसेस ही पॉसिबल है। पहला केस क्या है, पहला केस है आपका माइनस वन जीरो वन, दूसरा केस है आपका 1 2 3, तीसरा केस है आपका यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। दुनिया में और कोई ऐसा इसके अलावा चौथा केस नहीं है जहां पर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। आप चेक कर लो, जैसे इन तीनों को पहले केस में देखो, इन तीनों का सम करो, माइनस वन जीरो और वन का सम आएगा जीरो और इनका प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 का सम कितना आता है 6, 1 2 3 का प्रोडक्ट कितना आता है वो भी 6। यहाँ पर देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन का सम कितना आता है माइनस सिक्स और इनका प्रोडक्ट कितना आता है माइनस सिक्स। तो ध्यान रखना ओनली देयर आर 3 सच केसेस, ओनली दुनिया में ऐसे 3 केसेस ही ऐसे होते हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है दैट सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या ये बात समझ आई? देखो ये वाली चीज ना मैं कई सालों से पढ़ाता जा रहा हूं, कई सालों से, और जो बच्चे दिल से पढ़ते थे, शिद्दत से पढ़ते थे, उन्होंने बहुत आराम से जब जब एग्जाम में उनके क्वेश्चंस आए तो वो सॉल्व कर पाए। आप देख पाओगे यहाँ पर जो मैं बच्चों को हमेशा से 2021 वाले बैच में भी 2022 वाले बैच में मैंने ये पढ़ाया था बच्चों को, और जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी थी उस टाइम, आज से 3-4 साल पहले की बात है, उन्होंने विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को आंसर कराए। बाकी बच्चे जो थे वो बैठे थे कि पता नहीं कैसे करना है। सेम क्वेश्चन पूछा गया जो हम क्लासेस में मैंने नोट्स में बच्चों को दिया था, बच्चे के जो नोट्स में लिखा हुआ था ना वो सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। मैंने भले ही आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में यूपीएससी ने पूछ दिया। तो यूपीएससी ना कंसेप्ट समझता है कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं, सॉल्व करने से हो जाएगा। मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया, 1-1.5 मिनट लगेगा एग्जाम में, 1.5 से 2 मिनट लेके आप कर लोगे सॉल्व। पर ये अब तो थ्योरी का पार्ट बन चुका है, 2021 से पहले भी इनफैक्ट थ्योरी का पार्ट था जो बच्चे मेरे से नोट्स पढ़ते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ओनली 3 आएगा। पहले मैं इसको नोट्स में पढ़ाता था, अब मैं क्वेश्चन के साथ पढ़ाने लग गया हूं। ठीक है ना,
तो ये 2022 में पूछा, और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अच्छे से किया था वो बच्चे यहाँ पे 2021 में भी क्वेश्चन एक ऐसा ही आया। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, पहला स्टेटमेंट भी हम कर लेते हैं, पर एक बार सेकंड स्टेटमेंट देखो। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। अब मुझे बताओ क्या ये बात सही है? देखो कई बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर इसकी आपने 3 पॉसिबिलिटीज बताई, पर मैं बोलता हूं नहीं। यहां पे वर्ड देखो, यहां वर्ड है नेचुरल नंबर्स। हमने जो 3 पॉसिबिलिटी बताई थी वो कौन सी थी? एक थी -1 0 1 वाली, एक थी 1 2 3 वाली, एक थी -3 -2 -1 वाली। यही 3 पॉसिबिलिटीज थी। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी यहां पे ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, और ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि यहां पे तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। पर दिस इज द वन कंडीशन, 1 2 3, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स भी हैं, और 1 2 3 का जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर भी आएगा। तो भाई इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको वो लिखता है ना, देखो प्लीज समझना इस बात को, अगर क्वेश्चन लिखता है, सुनना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, अगर क्वेश्चन में क्या है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर? तो आप आंसर करेंगे 3, -3 -2 -1, 1 2 3 -1 0 +1। ये कब है? जब वो लिखेगा 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, पर अगर उसने लिख दिया द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, आई रिपीट, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? तो आंसर आएगा ओनली 1 पॉसिबिलिटी, और वो कौन सी है? 1 2 3। बाकी दोनों कहां गई? बाकी दोनों में नेचुरल नंबर्स नहीं थे, जैसे -1 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसलिए बाकी दोनों पॉसिबिलिटी साइड चली गई हैं। नेचुरल नंबर वाले केस में एक पॉसिबिलिटी आएगी, अगर इंटीजर लिखता है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। आई होप ये जो फर्क है आपको यहां पे समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और वन स्टेटमेंट भी एक्चुअल में सही है। इसको कैसे करेंगे? देखो होता पता क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आपको 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, देखो जब हमने 3 लिए थे हमने क्या किया था? हमने एक नंबर को x माना था, पिछले वाले को x-1, अगले वाले को x+1, ये 3 कंसेक्यूटिव हो गए। अगर हमें 5 लेने होते तो 5 इसमें आगे एक जोड़ दो x+2, और एक पीछे जोड़ दो x-2। क्या ये 5 कंसेक्यूटिव नहीं है? हाँ बिल्कुल, एक एक का डिफरेंस है ना। सो दीज आर 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि इन पांचों कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम हमें 100 के बराबर चाहिए। क्या चाहिए? इनका सम। तो क्या हम इन पांचों का सम नहीं कर सकते? आप देखो ना, देखो जब आप इन पांचों का सम करोगे तो क्या आएगा उसका सम? आप बोलोगे सर जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो -2 से +2 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, इन पांचों का सम आएगा 5x। 5x इक्वल टू 100 आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, और जैसे x की वैल्यू 20 आई, मतलब नंबर्स क्या हुए? x 20 है, x -1 19 है, x -2 18 है, x+1 21 है, x+2 22 है, इन पांचों का सम करोगे तो 100 आएगा। तो हाँ जी सर जी, ये भी अपने आप में सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर बहुत अच्छे से हर किसी को। ठीक है, तो ये है सम और प्रोडक्ट वाली कैटेगरी कि सम इक्वल टू प्रोडक्ट कहां कहां पे हमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप प्लीज बता दें। अगर ये बात भी क्लियर है तो सर जी हमारे कितने पड़ाव कंप्लीट हो गए आज के? दोस्तों हमारे पड़ाव हो गए हैं 4। हमने बेसिक समझ लिए, हमने मनी एंड कॉइन कर लिया, मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए, सम इक्वल टू प्रोडक्ट वाले कर लिए। अब ये 2 बचे हुए हैं, एक यहाँ पे सम या प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना वाली बात है, और एक मिसलेनियस वाली बात है। जरा इसको भी समझते हैं। देखो थोड़ा सा मैं ना इसमें अब टेक्निकल जाऊंगा, कुछ बातें मुझे बतानी है। ठीक है, प्लीज तो ध्यान से सुनना कि सम और प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो दूसरे वाले को मैक्सिमम मिनिमम करना होता है, वो कैसे करते हैं। प्लीज इस बात को समझना आप लोग। देखो यार, इधर देखेंगे सब लोग। आप लोग एपी समझते हो? व्हाट इज एपी? सर एपी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्लीज सुनते रहना यहां पे, ठीक है? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर द डिफरेंस इज सेम व्हेन दे हैव अ कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जब सेम होता है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 7 10 13 16 19 22 इस तरह से। अब देखो यार इनमें हो क्या रहा है, इनमें आप गैप देखो, यहाँ पे आप बोलोगे +3,
3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, सब जगह 3 3 3 3 3 ऐड हो रहा है। द डिफरेंस इज सेम इन एवरीवन। जब भी ऐसे होता है ना, तो हम बोल देंगे कि ये हमारे सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अपने आप में एपी हो जाती है। ये होता है कॉमन डिफरेंस, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज सेम हो, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी दोस्तों हमारे सामने एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी का नाम देते हैं। ठीक है, जीपी की जब हम बात करते हैं, वहां पर आपकी कॉमन रेशो होती है, वहां पे रेशो कॉमन होता है। रेशो कॉमन मतलब समझाता हूं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास टर्म्स है 7, फिर 14, फिर 28, फिर 56, फिर 112। अब देखो ये कैसे हुए होंगे सर। 7 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया 112। यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है वो सेम है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज इट फाइन? ठीक है, इसको एपीजीपी इस तरह से बोलते हैं। एपी होता है डिफरेंस इज सेम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है आपका जहां पे रेशो सेम होती है। ठीक है, अब इसी में ना एक कॉन्सेप्ट साथ में मिलके निकल के आता है, वो है अरिथमेटिक मीन का और एक ज्योमेट्रिक मीन का। मैं आपको ना ये चीजें अलग चैप्टर में बताऊंगा, पर मुझे जो अभी बस आज के चैप्टर को रिक्वायरमेंट करने के लिए चाहिए ना, मैं उतना आपको आज बता देता हूं। देखो मान लो आपके पास 2 नंबर है ना, ए कॉमा बी। मान लो मैंने बोल दिया दीज आर इन एपी। अगर ऐसा होता है ना, तो आप उनका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। इनका अरिथमेटिक मीन 2 नंबर्स का कुछ नहीं होता, a प्लस बी बाई 2 ही होता है। कि 2 नंबर्स हैं ए और बी, उनका अरिथमेटिक मीन चाहिए तो वो आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। और ज्योमेट्रिक मीन जो आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, इनका मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट। 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये कैसे आता है, नो नीड टू गो इनटू दैट, ये हम एएम जीएम और एपीजीपी वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी आपका अरिथमेटिक मीन होता है ना, वो आपके ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर ज्योमेट्रिक मीन। जैसे 2 नंबर्स का यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या निकल के आया था, a प्लस बी बाई 2। तो ये जो अरिथमेटिक मीन होगा ये हमेशा हमेशा आपके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं भी आया कोई बात नहीं। अब मेन चीज हमें जाननी पता क्या है, कि क्या अभी ऐसा हो सकता है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल भी हो जाए? इज इट ऑल्सो पॉसिबल? देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी तो है। ये इक्वल कब होगा अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन? ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर तक होता है जब a इज इक्वल टू बी हो जाए। आई विल गिव यू एग्जांपल। लेट्स से मान लो हमारे पास नंबर है 2,2। क्या ये एपी में है? आप बोलोगे हाँ सर, डिफरेंस इनका 0 है। क्या ये जीपी में है? हाँ जीपी में भी है, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो ये जीपी भी हो जाएगा, 2 नंबर्स तो होंगे। अब जरा एम निकालो इनका, 2,2 का एम निकालो। 2,2 का एम कितना आएगा, 2 प्लस 2 बाई 2। अरिथमेटिक मीन इनका 2 आ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्रिक मीन की, तो वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 का रूट, वो कितना आता है 2। तो सर जब ए एम इक्वल टू जी एम होता है ना, तो ये कब होता है, ये होता है जब ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल देन। ओके, ठीक है, तो याद रखो बस इतना ही। अगर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, ये तब पॉसिबल है जब दोनों के दोनों नंबर सेम है, व्हेन a इज इक्वल टू बी। अब इसको लॉजिक के साथ समझना। देखो मान लो मैंने कुछ नंबर आपको बताए, मान लेते हैं मैंने बोला मेरे पास कुछ नंबर है a प्लस बी इज इक्वल टू 6। 2 नंबर्स का सम है 6 के बराबर। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो नेचुरल नंबर है, फॉर अ सेकंड लेट्स से दीज आर नेचुरल नंबर्स। क्या मुझे बता सकते हो कि ए और बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? आप बोलोगे सर ए की वैल्यू, अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो ए 1 होगा अगर, तो बी 5 हो जाएगा। अगर ए 2 होगा तो बी 4 हो जाएगा। अगर ए 3 होगा तो बी भी 3 हो जाएगा। ए 4 होगा तो बी 2 हो जाएगा। ए 5 होगा तो बी 1 हो जाएगा। क्या और कोई पॉसिबल वैल्यूज है? देखो ये देखो ना, मैंने क्या बोला है, ए प्लस बी को जोड़ के 6 आना चाहिए। क्या इन सारे पॉसिबिलिटीज को जोड़ के 6 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। 1 और 5 को जोड़ के 6, 2 और 4 को जोड़ के 6, 3 और 3 को जोड़ के 6, 4 और 1 को जोड़ के 6, 5 और 1 को जोड़ के 6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी बनी। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 0 6 ले लो या 6 0 ले लो। देखो मैंने अभी आपको बोला कि ये नेचुरल नंबर्स है।
ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, नेचुरल नंबर है तो जीरो नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, इन पांचों का ऐड करके तो हमारे पास 6 आ रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अब जरा चेक करो, अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन निकालूं, इन पांचों का, जैसे अगर मैं पहले वाले को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूं 1 इंटू 5 का, मल्टीप्लिकेशन कितना आता है इसका 5। अगर मैं 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं, वो कितना आता है 8। अगर मैं 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं तो आता है आपका 9। अगर 4 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं वो आता है 8। 5 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूं वो आता है आपका 5। आपने एक चीज नोटिस करी, हाईएस्ट वैल्यू कहां आई मल्टीप्लाई करके? सर यहां पे हाईएस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहां आई है, और हाईएस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करके पता कहां आई है? यहां पे। यहां पे मतलब जब a इज इक्वल टू बी था। समझ पाए? वॉट आई मीन टू से हियर इज, जब आपको कुछ दिया हुआ ना, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, तब अगर आपको बोले कि a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू आप बता दो, वो कैसे निकालेंगे? जब a b के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब मैंने आपको अभी तो बताया a प्लस बी क्या है, मतलब इट्स काइंड ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। a प्लस बी बाई 2 क्या है? अरिथमेटिक मीन। अगर वो अरिथमेटिक मीन को हमने ज्योमेट्रिक मीन के बराबर करना था, तो मैंने क्या बताया था? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर तब हो जाता था जब a और b बराबर होते हैं। तो सिर्फ यही सेम चीज यहां पर भी है। अगर नंबर्स हैं दो और उनका सम एक सर्टेन कांस्टेंट के बराबर है, तो अगर हमें यहां प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होता है, तो आप वहां पे क्या वैल्यू ले लो? जब दोनों नंबर बराबर है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर आपको बोले कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप फटाफट ना 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू a इंटू बी की, प्रोडक्ट a और b के प्रोडक्ट की तब आएगी जब a b के बराबर होगा, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 8 है ना, तो a को b के बराबर कर दो। अगर a को b के बराबर कर दिया तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4। हाँ, अब यहां पे a इंटू बी की वैल्यू निकालोगे तो फटाफट आपका आंसर 16 आ जाएगा। समझे? तो मैक्सिमम वैल्यू a इंटू बी की 16 आ जाएगी जब ऐसा होगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो मैं इसको आपको प्रूफ करके दूं तो प्रूफ भी कर देंगे। देखो a प्लस बी इक्वल टू 8 कब कब हो सकता है? अगर ये नेचुरल नंबर है तो आप बोलोगे सर वन पॉसिबिलिटी इज 1,7, अनदर पॉसिबिलिटी इज 2,6, अनदर पॉसिबिलिटी इज 3,5, अदर पॉसिबिलिटी इज 4,4, अदर पॉसिबिलिटी इज 5,3, अदर पॉसिबिलिटी इज 6,2, अदर पॉसिबिलिटी इज 7,1। यही तो पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ ठीक है, इनमें देखो ये तो इनका सम तो 8 है, इनका प्रोडक्ट बताओ। 1 इंटू 7 का प्रोडक्ट होता है 7, 2 इंटू 6 का प्रोडक्ट होता है 12, 3 इंटू 5 का प्रोडक्ट होता है 15, 4 इंटू 4 का प्रोडक्ट होता है 16, 5 इंटू 3 का प्रोडक्ट होता है 15, 6 इंटू 2 का प्रोडक्ट होता है 12, 7 इंटू 1 का प्रोडक्ट होता है 7। कहाँ आया मैक्सिमम प्रोडक्ट? यहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ दोनों के दोनों नंबर इक्वल है, तब ऐसा होगा। समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है सर। अब कई बार बच्चों का डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो ऐसा कोई केस हो a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो क्या करेंगे? तो क्या ऐसा बोल देंगे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4.5? क्या ऐसा बोल देंगे? देखो अगर उसने लिखा है सिर्फ नंबर है और अगर नेचुरल नंबर नहीं कहा तो ऐसे कर लो, पर अगर उसने बोल दिया कि नहीं भाई नेचुरल नंबर लो, तो नेचुरल नंबर थोड़ी होता है 4.5। तो आप एक काम कर लो, a को 5 ले लो, b को 4 ले लो। वो नंबर जितना एक दूसरे के आसपास होंगे ना, जितना क्लोज होंगे एक दूसरे के नंबर, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट आएगा। जितना नंबर एक दूसरे के आसपास होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा। जहां जहां इक्वल हो सकता है, जैसे यहां पिछले दो केसेस में मैंने इक्वल कर दिया, जब नंबर इक्वल हो जाएंगे तो प्रोडक्ट तो पक्का ज्यादा आना ही आना है। पर अगर नंबर इक्वल होना पॉसिबल ना हो, जैसे यहां पे 4.5 नहीं हो सकता ए और बी, मैंने बोला नेचुरल नंबर्स हैं, तो फिर एक को 5 ले लो, दूसरे को 4 ले लो। जितना ज्यादा क्लोज होते हैं ना नंबर, जितना ज्यादा क्लोज होते हैं नंबर, उतना ही ज्यादा उनका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, अगर सम इज अ कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर हुई? तो जितना ज्यादा आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो जितने ज्यादा नंबर क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा उसका प्रोडक्ट आएगा। क्या ये बात सही है? अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहां पे। अब देखो, वो कह रहा है लेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब वो पूछ रहा है दो वैल्यूज आई, ये इस बार ही क्वेश्चन आया था 2025 में। यहां कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो यार, वो कह रहा है p और q की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए व्हेन p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। ये तो बहुत सिंपल है,
मैंने आपको अभी बताया, जब यहाँ पे P प्लस क्यू इज अ कॉन्स्टेंट तो मैक्सिमम वैल्यू P इंटू क्यू कब आएगी, जब P और Q बराबर हो जाएंगे। तो P और Q यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ बराबर करो तो 2P इज इक्वल टू 10, तो P की वैल्यू भी 5, Q की वैल्यू भी 5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो सर जी वैल्यू 1 तो कितनी आई मेरे पास 25। दूसरा देखो वैल्यू 2 में क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू व्हेन P इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। देखो हमने क्या लिया था, P की वैल्यू 5 ली थी, Q की वैल्यू 5 ली थी। क्या P की वैल्यू जो 5 है वो -6 से बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है, क्यों नहीं बड़ी है, 5 जो है -6 से बड़ा है। और क्या ये जो Q की वैल्यू है 5, क्या ये -4 से बड़ी है, अरे हाँ भाई 5 -4 से बड़ा है। तो ये तो ऐसे ही दिया था, इसका आंसर भी 25 ही आएगा, मैक्सिमम वैल्यू P इंटू क्यू की 25 ही आएगी, क्योंकि 5 और 5 उस रेंज में आता है। तो भाई वैल्यू 1 भी 25, वैल्यू 2 भी 25, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2। देखो फुल टॉस क्वेश्चन है ये, फुल टॉस, इन पे 6 मारो, इनको छोड़ के नहीं आना, ये अनअटेम्प्ट नहीं करके आनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी तक हमने क्वेश्चन किए जब a प्लस बी कॉन्स्टेंट होता है, या पहले एक क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद आऊंगा ये कॉन्सेप्ट पे। एक ना क्वेश्चन 2023 में भी आया, अब इसको थोड़ा ध्यान से करो। इसने पता क्या बोला, इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इंटू आर इंटू एस। देखो आप एक बात समझना, पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, इस नंबर को मैक्सिमाइज करना है। मैंने आपको क्या बताया, ये देखो दिस इज समथिंग पहला नंबर, दिस इज दूसरा नंबर, है ना। ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब मैक्सिमाइज होता है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट तब मैक्सिमाइज होता है जितना ज्यादा ये एक दूसरे के क्लोज होंगे, है ना। और अगर इक्वल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, कि अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाए ना, उस केस में प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्या हम इनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अभी करेंगे। देखो उसने क्या लिखा है, देखो प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो जितने बड़े नंबर होंगे उतना अच्छी बात रहेगी, उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। अब देखो क्या है, उसने लिखा है डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है सिंगल डिजिट, आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर होता है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, मानते हो। मैंने ये बड़े नंबर क्यों उठाए, अरे भाई अगर मुझे नंबर बड़ा करना है तो बड़ी डिजिट उठानी पड़ेगी। और मैंने ये अलग अलग क्यों लिए, सबको 9 क्यों नहीं ले लिया, सबको 9 में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा हुआ है, सारे अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए। अब देखो कोई बच्चा पता क्या करेगा, कोई बच्चा यहां पे ना कोशिश करेगा कि हम ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप ये निकाल रहे होंगे 9 + 8 × 7 + 6, तो उन बच्चों का आंसर कुछ आएगा, कुछ 17 × 13, वो आ जाएगा 221। पर 221 राइट आंसर नहीं है, क्यों, मैंने आपको बताया था अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो A को B के साथ, तब प्रोडक्ट तब मैक्सिमाइज होता है जब दोनों नंबर एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो सर इन दोनों को, इस वाले नंबर को इसके बराबर कैसे बना सकते हैं, इसके आसपास कैसे बना सकते हैं। देखो अगर आप 9 और 6 को पिक करोगे तो इनका सम कितना आएगा 15, ठीक है। अगर मतलब मान लो मैंने P को अगर 9 ले लिया और Q को मैंने 6 ले लिया, अगर मैंने R को 8 ले लिया, S को 7 ले लिया, अब पता क्या हुआ, ये नंबर किसके बराबर बना, ये नंबर 15 के बराबर बना और ये नंबर भी 15 के बराबर बना। मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट तब मैक्सिमाइज होगा अगर वो नंबर दोनों एक दूसरे के जितना ज्यादा क्लोज हो सके उतने ज्यादा क्लोज होंगे, और अगर इक्वल बन जाए तो प्रोडक्ट पक्का ही मैक्सिमम आएगा। यहां मैंने इक्वल बना दिए हैं, पहला नंबर भी 15, ये देखो ना P + Q कितना है 15, R + S कितना है 15, तो 15 × 15 225, ऑप्शन बी 225। सिर्फ आपको एक बात याद करनी है कि अगर कुछ नंबर्स का सम एक कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट तब मैक्सिमाइज होगा जब वो नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहां P + Q एक नंबर है, R + S एक नंबर है, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों जितने ज्यादा पास होंगे या जितने या अगर इक्वल हो जाए तो प्रोडक्ट उसका मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यहां हमने वही काम किया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस ये ध्यान रखना, अगर सम कांस्टेंट है तो अगर नंबर इक्वल होंगे तो वहां पर आपका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहां तक तो हमने क्या किया था कि सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना, पर एक क्वेश्चन उल्टे भी हो सकते हैं। मान लो आपके पास प्रोडक्ट गिवन है, मान लो P × Q का प्रोडक्ट गिवन है लेट्स से 36, और वो आपको बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, और सारे मैंने नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P + Q। अब देखो इसमें उल्टा किया गया, पिछले वाले में क्या था, सम कांस्टेंट था, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना था, यहां पर क्या है
प्रोडक्ट कांस्टेंट है, हमें सम को मिनिमाइज करना है। अब देखो इसमें भी आप समझना कैसे करेंगे इसको भी। आप बोलोगे सर इसको पता क्या कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी। आप बोलोगे 136 हो सकता है, हाँ। 2 × 18 हो सकता है, वो भी 36 होता है। 3 × 12 हो सकता है, वो भी 36 हो सकता है। 4 × 9 भी 36 होता है। 6 × 6 भी 36 होता है। इसके बाद फिर वही रिपीट होने जाएगा, लग जाएगा 9 × 4, वो हमने देख लिया ऑलरेडी। तो ये पॉसिबिलिटीज है ना, ये पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और तो कुछ नहीं ना है, नहीं और कुछ नहीं है। अब देखो इनका सम देखो, 1 + 36 इज 37, इनका सम इज 20, इनका सम इज 15, इनका सम इज 13, इनका सम इज 12। ये क्या है, दिस इज द मिनिमम। सम यहां पे मिनिमम आया, और देखो सम जब मिनिमम है तो कहीं ना कहीं क्या है, नंबर दोनों इक्वल है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे फिर से सेम है, अगर प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट तो मिनिमम सम अगर उनका निकालना हो ना, तो आप दोनों नंबर को इक्वल कर दो। तो अगर P × Q आपका 36 था, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर P को मैं Q के इक्वल कर दूं तो P × P इज 36, P की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी, P की वैल्यू 6 आएगी, वही Q की वैल्यू हो जाएगी 6, तो वहां मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, अगर मान लो मैं बोलता हूं P × Q की वैल्यू आपकी है 144 और ये नेचुरल नंबर्स हैं, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ P + Q। क्या आप निकाल पाओगे? हाँ जी, बड़े आराम से। आप बोलोगे अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मिनिमम सम निकालने के लिए दोनों नंबर्स को इक्वल मान लेते हैं, तो P × P बन जाएगा आपका 144, यहां से P की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, Q की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी 12, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 + 12 इज इक्वल टू 24। तो 24 यहाँ पे इनकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आई होप दैट इज फाइन। तो ये दोस्तों हमारा जो पड़ाव था, ये अगला पड़ाव था जो हमें पांचवा पड़ाव आज का सॉल्व करना था, वो था हमारा सम और प्रोडक्ट कांस्टेंट वाले का। आई होप ये जो टॉपिक था ये आपको कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बस आखिरी में कुछ एक्स्ट्रा, आखिरी जो पड़ाव के अंदर हमें क्वेश्चन करने हैं, देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस क्वेश्चन जो आज हमें डील करने हैं, तो उनको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को इन क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आती है, पर है क्वेश्चन बड़े सिंपल। देखो अब देखो क्या कह रहा है, एक पार्किंग एरिया है, वहां टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स, जिसमें 2 व्हीलर्स भी हैं 4 व्हीलर्स भी हैं, इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इज। अब बच्चों का ना दिमाग चकरा जाता है ये पढ़ के, पता नहीं क्या लिख दिया गया है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। देखो मान लो मैंने बोला कुछ 2 व्हीलर्स हैं, हाँ ठीक है, कुछ 4 व्हीलर्स हैं, कोई समस्या ना, बिल्कुल नहीं। मान लो मैंने बोला 2 व्हीलर है X, मान लो 4 व्हीलर है Y, मतलब X मोटरसाइकिल खड़े हैं और Y गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है। अब उसने हमें व्हील्स के बारे में जानकारी दे रखी है, क्या हम व्हील भी निकाल सकते हैं, कितने व्हील होंगे? हाँ देखो कैसे निकालेंगे, देखो याद करो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में की थी, मैंने आपको बताया था अगर आप X क्वेश्चन ठीक करते हो और हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, तो आपके नंबर कितने हैं, 2 × X। या हमने कॉइन वाला भी डिस्कशन किया था, अगर आपके पास X कॉइन है और हर कॉइन की कीमत 2 रुपए है, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 2 × X। उसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पास X 2 व्हीलर हैं और हर 2 व्हीलर पे 2-2 व्हीकल्स हैं, 2-2 व्हील्स हैं, तो नंबर ऑफ व्हील्स कितने हुए, ट्वाइस ऑफ X। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 4 व्हीलर की, तो नंबर ऑफ 4 व्हीलर इज Y, और हर 4 व्हीलर पे 4-4 व्हील्स हैं, तो नंबर ऑफ व्हील्स इसमें कितने होंगे, 4 × Y। तो बस ये है नंबर ऑफ व्हील्स। तो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स 2X + 4Y। तो देखो 2X + 4Y इज द नंबर ऑफ व्हील्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ व्हील्स इज 100 मोर देन, इज मतलब इक्वल टू 100 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। व्हीकल्स कितने हैं, X + Y। ठीक है, ये देखो प्लीज ध्यान से सुनना, इधर जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वही कर रहा हूं। ये क्या है, मेरे नंबर ऑफ व्हील्स, वो लिखा है ना नंबर ऑफ व्हील्स, फिर लिखा है इज, इसका मतलब आ जाएगा यहां इक्वल टू 100, 100 मोर देन व्हाट, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। इतने पार्क्ड व्हीकल्स हैं, सॉल्व कर लो इसको, और क्या, ये क्या बनेगा, 2X + 4Y इज इक्वल टू 100 + 2X + 2Y। 2X से 2X कट जाएगा, तो 2Y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 50, राइट। तो Y की वैल्यू, सॉरी 2Y की वैल्यू नहीं, 2Y की वैल्यू 100 आएगी, Y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी
ये देखो ना, इधर देखो, हाँ इधर देखेंगे, ये 2y उधर चला गया, 2y की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाएगी। उसने हमसे पूछा क्या था, उसने यही पूछा था नंबर ऑफ कार, कार मतलब जो ये जो 4 व्हीलर, y की वैल्यू जो थी, तो y की वैल्यू कितनी है 50, तो आंसर मेरा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, आगे कुछ और क्वेश्चन करने हैं, 3-4 क्वेश्चन हमें और करने हैं। देखो इस पे आएंगे, इस पे आएंगे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, ठीक है। इफ इट इज 1/3 फिल्ड इट्स वेट बिकम्स 20 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। अब सवाल आता है इसका मतलब क्या है। देखो मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। देखो ये आपके सामने एक बॉटल है या नहीं है, बिल्कुल है सर, ये बॉटल है आपके सामने, यस यस। अब देखो ये बॉटल का भार कुछ है, किन कारणों की वजह से इस बॉटल का भार है, आप मुझे सोच के बताओ। आप बोलोगे सर एक तो बॉटल का खुद का भार है, ये इसका ढक्कन है, इसका भार होगा, कुछ मतलब जो प्लास्टिक वगैरह लगी हुई है इन सब का भार होगा। इसके अलावा भाई इसके अंदर पानी भी है, ये पानी भरा हुआ देख रहे हो अब यहाँ पे, इसमें पानी अभी भरी हुई है बॉटल, ठीक है। अब इसका पानी का भी भार है, ठीक है। अब वो आगे लिख रहा है इफ इट इज 1/3 फिल्ड। अब जैसे मान लो मैंने थोड़ा पानी पी लिया इसमें से, अब इसका भार कम हो गया होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल कम हो गया होगा। किस रीजन की वजह से पानी भार कम हुआ, आप बोल रहे हो पानी की वजह से। इसमें अभी भी ढक्कन है, इसमें अभी भी प्लास्टिक है, वो तो नहीं बदला, पानी कम हो गया, पानी कम हो गया, पानी कम होने की वजह से भार कम हो गया होगा। तो ये बात अगर आपको समझ आती है ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप बोलोगे सर देखो अगर एक बॉटल है ना उसमें दो तरह के भार होंगे, एक तो है मान लो बॉटल मतलब अपना ये ढक्कन और प्लास्टिक का भार, मान लो मैंने उसको बोल दिया x, ठीक है, और पानी का भार होगा, इन दोनों का वेट होगा 40 के बराबर जब पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर 1/3 पानी भरा हुआ है, अब देखो पहले y पानी था, अब केवल केवल 1/3 ऑफ y है, ये पानी का भार कम हो गया। पर मुझे बताओ क्या ढक्कन का भार कम हुआ ना, वो तो x का x ही रहा, वो कांस्टेंट रहेगा। पहले ये y था, अब ये 1/3 पानी हो गया है, अब इसका वेट आ चुका है 20 किलो। क्या ये बात समझ आई, दोनों इक्वेशन समझ आई। x का मतलब है बॉटल का भार कितना है, y का मतलब है यहां पे वो पानी का भार कितना है, दैट इज वाई यहां पे ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो बॉटल प्लस पानी इज इक्वल टू 40, ठीक है, बॉटल प्लस पानी इज इक्वल टू 40, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे अकेला बॉटल का भार और जो बाकी बचा हुआ पानी का भार है इज इक्वल टू 20, ठीक है सर। अब यहां पे इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम कर सकते हो, दोनों को माइनस कर सकते हो, इसमें से ये माइनस कर दो तो x और x कट जाएगा, ये क्या बनेगा 2/3y इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 लीटर पानी का भार है, अगर पानी पूरा भरा होता ना तो 30 लीटर पानी होता। अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दोगे तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 10 kg। तो वेट ऑफ एम्प्टी वेसल पूछा हुआ था। अगर बेसिकली ये पानी की बोतल पूरी खाली होती ना, खाली खाली पानी की बोतल का भार है, खाली अगर पानी होता ही ना, खाली पानी खाली बोतल का भार है 10 किलो, अगर 1/3 भर दिया तो वेट हो जाएगा 20 किलो, और पूरा भर दिया तो वेट हो जाएगा 40 किलो। ये जो 30 किलो है ना ये पानी का भार है पूरा का पूरा, और 10 किलो इस खुद बॉटल का भार है। तो इस तरह से हमने एम्प्टी वेसल का भार पूछा हुआ था, तो वो कितना आ जाएगा, वो आपका यहां पे आपका 10 kg आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन और करने हैं, जैसे ये आया था हमारे सामने 2019 के अंदर, इसको एक बार देखेंगे क्या है इसके अंदर। देखो यहां पे मेंशन कर रहा है सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 इक्वल पीसेस, नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल वर्ड नहीं है, इनटू 3 पीसेस, इनटू 3 पीसेस, 3 पीसों में काटा। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे ऐसे कुछ बातें लिखी हुई हैं, कोई बात नहीं करते हैं। देखो मान लो सुनीता के पास ये एक पेपर था, उसने क्या किया इसको 3 हिस्सों में काट दिया, ये पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा, मान लो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अब देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर।
भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए इसमें। देखो देखो इधर देखो, प्राइम नंबर समझते हो? हाँ, प्राइम नंबर क्या है? जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह से हमने पढ़े हुए हैं। पर उसने कहा 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। देखो पहली बात है ऑड लिखा है ना, तो 2 को काउंट नहीं करेंगे। ऑड प्राइम नंबर में सिंगल डिजिट बस यही 3 है, 3, 5 और 7। हाँ, इसके बाद अगला प्राइम नंबर 11 आता है। 11 इज नॉट अ सिंगल डिजिट, वो 2 डिजिट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज वाई 3, 5, 7। अब वो कह रहा है इन तीनों का एवरेज है। इनका एवरेज निकालना जानते हो 3, 5, 7 का? हाँ सर, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, जैसे मर्जी आपको करना है। इनका एवरेज आ जाएगा कितना? 5। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज नथिंग बट 5। वो लिखने का तरीका इतना बड़ा बना दिया था, पर लेंथ उसकी 5 ही है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इक्वल टू फर्स्ट प्लस 1/3 लेंथ ऑफ थर्ड। देखो थर्ड की लेंथ मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं। ठीक है, तो सेकंड की लेंथ कितनी आएगी वो लिखो ना। लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू मतलब मान लो इसकी लेंथ है x इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट कितना है? 5, वो निकाल दिया हमने। 5 प्लस 1/3 दैट ऑफ द थर्ड, 1/3 y, ये दूसरे वाले की लेंथ है। और थर्ड पीस क्या है? इज एज लॉन्ग द अदर 2 पीसेस टुगेदर। y की वैल्यू क्या आएगी? वो कह रहा है थर्ड पीस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अदर 2। लेंथ ऑफ फर्स्ट है 5, लेंथ ऑफ सेकंड कितनी है? वो है x। तो x की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये हमने निकाली हुई है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 5 प्लस x की वैल्यू डालो यहाँ पे, 5 प्लस y/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2y/3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी? 15। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 15 आ चुकी है। तो क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे पुट करके? हाँ, x y प्लस 5 प्लस 15/3, ये कितना आ जाएगा? ये 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। तो बस आंसर मिल गया मुझे। क्या आंसर मिला है? मुझे आंसर मिला है इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ है 15। टोटल पूछा हुआ है, टोटल ओरिजिनल शीट की। तो क्या आएगा? 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 30 विल बी द राइट आंसर। कर लेंगे इस क्वेश्चन को? यस और नो? आई होप ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। एक आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं जो अपने टेलीग्राम के ऊपर जो नोट्स शेयर करूंगा, यहाँ पे ऋषभ शर्मा सर PW के ऊपर मैं जो अपने नोट्स शेयर करूंगा, उन नोट्स के अंदर यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर विद सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। देखो इक्वेशन का टॉपिक ना अपने आप में टफ नहीं है, पर होता पता क्या है कि सही ढंग से हमें कभी शायद पढ़ाया नहीं जाता। दैट इज बाय बच्चों को इक्वेशन बनाने के अंदर बड़ी परेशानी आती है। क्योंकि ना पता क्या है, हम कोई टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं, मान लो हमने रैंडमली कोई भी एवरेज का टॉपिक किया या और कोई भी टॉपिक किया, तो कहीं ना कहीं उनमें भी इक्वेशन बनाना कंपलसरी होता है। इक्वेशन बना के ही कई बार आंसर निकलता है, पर हमें क्योंकि इक्वेशन बनाना ही नहीं आता होता, तो हमें एवरेज मुश्किल लगने लग जाता है। सवाल ये है, आपका एवरेज परेशानी नहीं दे रहा, आपको परेशानी इक्वेशन वाला चैप्टर दे रहा था, और आपको लग रहा था आपका एवरेज कमजोर है। कमजोर आपका इक्वेशन था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन जो कि एक फंडामेंटल टॉपिक है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इस वजह से आप जो बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ने के अंदर आपको कोई ज्यादा खास परेशानी होने नहीं वाली। ठीक है, बाकी आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा वो आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, क्या आप इन पर्टिकुलर स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या कोई परेशानी आ रही है? जो भी बातें होंगी आप मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा। साथ ही साथ लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो भी आप मुझे डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।